5 उड़ने वाली तलवारें तेजी से रुद्रसेन की ओर उड़ गईं। वे बहुत तेज थे। इतनी कम दूरी में रुद्रसेन के पास भी चकमा देने का समय नहीं था। 5 उड़ने वाली तलवारें पहले से ही उसकी ओर उड़ रही थीं। बव्वाह! चलो देखते हैं कि तुम कैसे मरेंगे। रुद्रसेन को मारने वाली 5 उड़ती तलवारों को देखकर शाहिल उत्साह से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो रुद्रसेन को उड़ती तलवारों से टुकड़े टुकड़े होते देख सकता था। क्लैंग 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 क्लैंग। हालांकि जब 5 उड़ने वाली तलवारें रुद्रसेन के शरीर पर गिरीं तो धातु के टकराने की आवाज सुनाई दी। 5 उड़ने वाली तलवारें रुद्रसेन के बचाव को तोड़ने में असमर्थ थीं। रुद्रसेन का भौतिक शरीर पहले ही यिन यांग क्षेत्र विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच चुका था। साधारण उड़ने वाली तलवारें रुद्रसेन के बचाव को भेदने में सक्षम नहीं होंगी। आत्मा के स्तर पर उड़ने वाली तलवारें ही रुद्रसेन को मार सकती थीं। ये कैसे संभव है? शाहिल और अन्य लोग अविश्वास से दहाड़ने लगे। वे उड़ती तलवारें थीं, जबकि रुद्रसेन सिर्फ मांस और खून का शरीर था। उड़ती तलवारें, वे उसके मांस और खून के शरीर को तोड़ नहीं सकते थे। ये देखकर शाहिल और अन्य लोग मौत से लगभग डर गए। रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अचानक 5 उड़ने वाली तलवारें पकड़ लीं। रुद्रसेन ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उसकी कलाई के हल्के से झटके से 5 उड़ने वाली तलवारें उड़ गईं। पफ पफ पफ। मांस फटने की आवाज सुनाई दे रही थी। 5 उड़ने वाली तलवारें 5 काश्तकारों की छाती में छेद कर रही थीं। 5 किसान पूरी तरह से मर गए, जमीन पर गिर गए। आह! मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। मैं आपको अनंत धन और अनगिनत सुंदरियां दे सकता हूं। कृपया मुझे मत मारो। शाहिल एक झटके के साथ घुटनों पर गिर गया। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम घुटने टेको और अपने जीवन के लिए भीख मांगो, लेकिन तुमने इसे संजोया नहीं। अब दया की भीख मांगने में बहुत देर हो चुकी है। रुद्रसेन ने उपहास किया। वो आगे बढ़ा और शाहिल पर थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ शाहिल की गर्दन पर लगा। कचा! शाहिल की गर्दन टूट गई। शाहिल जमीन पर गिर गया, कई बार फड़फड़ाया और मर गया। रुद्रसेन ने इन लोगों के संग्रह की अंगूठियां ले लीं, उनकी लाशों को स्वर्गीय अग्नि से जला दिया और जल्दी से इस जगह से चले गए। हालांकि रुद्रसेन ने यह नहीं देखा कि जंगल में 2 भयानक आंखें जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रही थीं। क्या ये वो बव्वा है? अंधेरे में छिपे 2 काश्तकारों में से एक चेहरे पर निशान वाले एक किसान ने कहा। दूसरे ने स्क्रॉल निकालते हुए कहा। स्क्रॉल पर रुद्रसेन का चेहरा था। ये सही है, ये वही है जिसने युवा कमांडर को मार डाला है। दूसरे किसान ने कसकर कहा। वापस जाओ और कमांडर को रिपोर्ट करो कि हमें रुद्रसेन मिल गया है। मैं उस बालांकी का अनुसरण करूंगा, उसे दूर मत जाने दो। निशान वाले आदमी ने कहा। सावधान रहो, दूसरे किसान ने कहा। चिंता मत करो, निशान वाले आदमी ने सिर हिलाया। दूसरा किसान जल्दी से चला गया, जबकि निशान वाला व्यक्ति चुपचाप रुद्रसेन का पीछा कर रहे थे। निशान वाले चेहरे वाला आदमी लोगों का अनुसरण करने में काफी अच्छा था। रुद्रसेन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। रुद्रसेन ने आराम करने के लिए एक और जगह ढूंढ ली। वो एक निर्णायक व्यक्ति थे। चूंकि शाहिल और अन्य लोग मरना चाहते थे, इसलिए वे उसे निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं मान सकते थे। रुद्रसेन क्रॉस लेग्ड बैठ गया और उसने अपने स्थानिक छल्ले निकाल लिए। उसने उन्हें ध्यान से देखा। कुल 7 उड़ने वाली तलवारें थीं जो मैजिक के उपकरण थे। वे बहुत मूल्यवान थे और सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों के बराबर थे। रुद्रसेन ने उन्हें दूर कर दिया। जब रात होती थी तो जंगल में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ ही दूरी पर एक पर्वत शिखर पर भेड़ियों का झुंड चांद पर चिल्ला रहा था। ये महान वन भेड़िए हैं। रुद्रसेन ने दूर से भेड़ियों का विशाल झुंड देखा। ग्रेट फॉरेस्ट वुल्व्स बेहद शक्तिशाली होते हैं। एक वयस्क ग्रेट फॉरेस्ट वुल्फ 10 मीटर तक लंबा हो सकता है। भेड़िया राजा की ताकत एक मानव मार्शल किंग के स्तर तक पहुंच सकती है। यदि उन्हें एक आकस्मिक मुठभेड़ प्राप्त हुई तो वे एक राक्षस में बदल सकते हैं। वे राक्षसों में बदलने में सक्षम होंगे और परिवर्तन करना जानते होंगे। उस समय वे मानव यिन यांग काश्तकारों के बराबर होंगे।
भेड़ियों के झुंड के चांद पर चिल्लाने के बाद वे पहाड़ से नीचे कूद गए और रात में शिकार करना शुरू कर दिया। जंगल में कई भयानक जानवर चारों दिशाओं में भाग गए। चाहे वो कहीं भी हों, भेड़िए एक ऐसी जात है जिससे असंख्य जीव बचते हैं। रुद्रसेन तेजी से एक पेड़ पर कूद गया। यदि वो भेड़ियों द्वारा खोजा गया तो वो मुसीबत में पड़ जाता। फड़फड़ाहट। अचानक रुद्रसेन के कान फड़क गए। उसने तेजी से कुछ हिलने की आवाज सुनी। वो मदद नहीं कर सकता और दूरी में देख सकता था। केवल अंधेरा था और वो कुछ भी नहीं देख सकता था। इसके अलावा नरम ध्वनि जल्दी ही गायब हो गई। कुछ ही समय बाद भेड़ियों का एक झुंड दिखाई दिया। उनकी दहाड़ ने आसमान को हिला दिया, जैसे वो दूर में चार्ज कर रहे थे। रुद्रसेन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वे भेड़ियों के झुंड से बचने में कामयाब रहे। अगली सुबह जंगल अस्त व्यस्त था। रुद्रसेन ने कई भयानक जानवरों की हड्डियां देखीं। वे भयानक जानवर होने चाहिए जिन्हें भेड़ियों के झुंड ने मार डाला था। मांस खा लिया गया, केवल हड्डियां बची थीं। एक घाटी से गुजरने के बाद रुद्रसेन ने अपनी गति बढ़ा दी और घाटी में गायब हो गए। स्कारफेस घाटी में दौड़ा, लेकिन रुद्रसेन पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। ढत तेरी की, मैंने उसे खो दिया। स्कारफेस की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। हालांकि इसी समय जंगल के बाहर से एक ठंडी आवाज आई। तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? स्कारफेस चौंक गया। उसने मुड़कर देखा कि रुद्रसेन जंगल के बाहर से अंदर आ रहे हैं। वो जानता था कि उसे रुद्रसेन ने धोखा दिया है। स्कारफेस वह व्यक्ति था जिसने बहुत कुछ देखा था। उसने कहा, छोटे भाई, तुम मजाक कर रहे होगे। इस विशाल जंगल में आपके लिए एक रास्ता अपनाना सामान्य है। छोटे भाई, आपको क्यों लगता है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूं? ये कल रात आप थे, है ना? रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पहले आपको नोटिस नहीं किया। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आप छिपने में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कल जब भेड़िए दिखाई दिए तो जानवर भाग गए। आपको जल्दी से छिपने के लिए जगह मिल गई। भले ही आपकी हरकतें सूक्ष्म थीं, फिर भी मैंने आपको देखा। पहले तो मुझे लगा कि तुम्हें खूंखार जानवर हो, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्रूर जानवर सिर्फ एक हमले के बाद छिपते नहीं हैं। उस समय मुझे पता था कि कोई आपको देख रहा था। स्कारफेस ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप नहीं बोलेंगे तो आप मर जाएंगे। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। स्कारफेस ने उपहास किया, छोटे बच्चे, तुम काफी सतर्क हो। हालांकि ये अभी भी निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा। रुद्रसेन ने उपहास किया, क्या आप अब और नहीं छिपेंगे? आप हेवनली वुल्फ मर्सनरी ग्रुप के कूड़ेदान का एक टुकड़ा मात्र हैं। आप कैसे जानते हैं कि मैं स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के समूह से हूं? स्कारफेस की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। आभा। रुद्रसेन ने स्कारफेस पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं आपके शरीर पर स्वर्गीय भेड़िए की आभा को महसूस कर सकता हूं। क्या ये खून के प्यासे भेड़िए स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के समूह द्वारा पाले गए नहीं हैं? रुद्रसेन का मुंह फड़क गया। छोटे बव्वा, तुम्हारी धारणा काफी मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवा कप्तान भी आपका मैच नहीं था। मैं कप्तान के आने का इंतजार करना चाहता था ताकि हम आपको घेर कर मार सकें। इस तरह मेरे पास आपको मारने की 90% संभावना होगी, लेकिन अब जबकि आपने मुझे पहचान लिया है तो मैं आपको मारने वाला व्यक्ति बनूंगा। ये वही है। स्कारफेस ने उपहास किया, क्या आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? आप जैसे किसी के खिलाफ मैं आपको एक हाथ से आसानी से कुचल सकता हूं। रुद्रसेन ने तिरस्कारपूर्ण कहा, आप मरने वाले हैं और आप अभी भी बड़ी बात करने की हिम्मत करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना मजबूत हूं। स्कारफेस उछल गया और एक झपट्टा मारकर वो जमीन में ड्रिल किया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। पृथ्वी से बचने की तकनीक। रुद्रसेन हैरान रह गए। ड्रैगन गेट के निर्नाम में अर्थ इवेजन तकनीक भी थी। रुद्रसेन ने पहले भी निर्नाम को इसका इस्तेमाल करते देखा था। वह अर्थ इवेजन तकनीक बहुत रहस्यमयी थी। जब कोई जमीन में ड्रिल करता है तो वे अबाधित होंगे। ये बचने और चुपके से हमले शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका था। नहीं, ये एक आत्मा होनी चाहिए। मुझे बस एहसास हुआ कि उसकी आत्मा में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव आ रहा था। उस तरह की अर्थ इवेजन तकनीक उनकी आत्मा द्वारा सक्रिय की गई होगी। ये कोई सीक्रेट तकनीक नहीं है। ये भावना वाकई अजीब है। यहाँ तक कि एक आत्मा भी है जो अर्थ इवेजन तकनीक का उपयोग कर सकती है। रुद्रसेन को जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो थोड़ा हैरान था। झपट्टा। अचानक उसके पीछे एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। स्कारफेस जमीन से बाहर आ गया।
वह हाथ में एक तेज खंजर के साथ रुद्रसेन के पीछे प्रकट हुआ। वह रुद्रसेन के सीने में चाकू घोंपना चाहता था। बज़। स्कारफेस का ब्लेड रुद्रसेन के सीने में छेद करने वाला था, लेकिन अचानक एक खाली स्थान चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दिया और स्कारफेस की हरकतों को सील कर दिया। आह, मैं हिल क्यों नहीं सकता? स्कारफेस बेरहमी से मुस्कुरा रहा था। वो घबरा गया था। अज्ञात सबसे डरावनी चीज थी। रुद्रसेन ने मुड़कर स्कारफेस को उदासीनता से देखा। उन्होंने कहा, ये मेरी आत्मा है। मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हूं। कृपया मेरी जान बख्श दें। स्कारफेस ने भीख मांगी। वह मरना नहीं चाहता था। अगर उन्हें पता होता कि रुद्रसेन इतने भयानक हैं, तो वो उनके साथ युद्ध नहीं करते। उन्होंने बचने के लिए अर्थ इवेजन तकनीक का उपयोग किया होता। लेकिन दुनिया में कोई अगर नहीं था। तुम मेरे नौकर बनने के लायक नहीं हो, रुद्रसेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और स्कारफेस का खंजर पकड़ लिया। विकल्प सूचक। खंजर ने स्कारफेस की गर्दन को काट डाला। खून बह निकला। स्कारफेस जमीन पर गिर गया और मरने से पहले कुछ बार हिला। दहाड़। जंगल में जानवरों की गर्जना ने आसमान को हिला दिया। रुद्रसेन एक पर्वत शिखर की चोटी पर खड़े हो गए और दूर से देखने लगे। उन्होंने जंगल की गहराई से जानवरों का एक घना झुंड भागते हुए देखा। जंगल के बड़े इलाके पूरी तरह से नष्ट हो गए। आऊ। दूरी में एक 20 मीटर लंबा विशालकाय वुल्फ किंग ने एक लंबी चीख निकाली। हजारों पहाड़ी भेड़ियों ने दर्जनों कष्टकारों को घेर लिया और उन कष्टकारों पर पागलपन से हमला किया। पहाड़ी भेड़ियों द्वारा कष्टकारों को लगातार डुबो दिया गया। दूसरी दिशा में सैकड़ों सेबर टूथ्ड बाघ एक साथ प्रकट हुए और भागते हुए कष्टकारों पर झपटे। सुश सुश सुश। जंगल में बिजली जैसी तेज आकृतियां एक के बाद एक दिखाई दीं। वे शैडो तेंदुए थे, जो जंगल के सबसे भयानक हत्यारों में से एक थे। वे अत्यंत तेज थे और छिपने और हत्या करने में माहिर थे। दर्जनों शैडो तेंदुए भागते हुए कष्टकारों की ओर झपट रहे थे। आकाश में विशालकाय जानवरों ने झपट्टा मारा और जंगल में जानवरों को मार डाला। भागो, जल्दी दौड़ो। कई किसान डर के मारे चिल्लाए, लेकिन जल्द ही वे जानवरों द्वारा डुबो दिए गए। बहुत से लोग मारे गए। फ्लेमिंग ड्रैगन रिज में जानवर दंगा कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? रुद्रसेन ने गहरी सांस ली। उसने फ्लेमिंग ड्रैगन रिज की गहराई में देखा। वहां एक फायर ड्रैगन होना चाहिए। ये केवल एक ड्रैगन ही हो सकता है। केवल एक ड्रैगन ही फ्लेमिंग ड्रैगन रिज के सभी जानवरों को दंगा करने का आदेश दे सकता है। ऐसा लगता है कि फायर ड्रैगन ने पलटवार करना शुरू कर दिया है और जानवरों को दंगा कर दिया है। फ्लेमिंग ड्रैगन रिज अत्यंत खतरनाक है। मुझे अभी के लिए जाना होगा, नहीं तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंखों का उपयोग किया और फ्लेमिंग ड्रैगन रिज से बाहर उड़ गए। लेकिन जल्द ही रुद्रसेन पर जबरदस्त हमला हुआ। आकाश में जानवरों का घना झुंड झपट पड़ा। एक आकाश विभाजित ईगल था, एक सुनहरे पंखों वाला ईगल था, एक वैम्पायर चमगादड़ था, एक जलता हुआ पंख वाला जानवर और अन्य उड़ने वाले जानवर थे। उन्होंने रुद्रसेन पर जमकर हमला किया। F-C-K-E-। रुद्रसेन वास्तव में शाप देना चाहते थे। रुद्रसेन अकेले उड़ने वाले जानवरों की सेना के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उड़ने वाले जानवरों की इस सेना द्वारा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। वो जल्दी से आगे भाग गया। भूम भूम भूम। हालांकि इस समय आकाश से रुद्रसेन की ओर घनी मात्रा में वज्रपात हुआ। बिजली से घिरे सैकड़ों उड़ने वाले जानवर दिखाई दिए। वो स्वर्गीय थंडर पक्षी थे, जो लगभग 3 मीटर लंबे थे। हालांकि वे विशेष रूप से बड़े नहीं थे। स्वर्गीय थंडर पक्षी निश्चित रूप से सबसे भयानक पक्षियों में से एक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवनली थंडरबर्ड्स गड़गड़ाहट की शक्ति को नियंत्रित करते थे और अत्यंत शक्तिशाली गड़गड़ाहट के हमले कर सकते थे। सैकड़ों हेवनली थंडरबर्ड्स द्वारा एक साथ एकत्रित किए गए गड़गड़ाहट के हमले तुरंत एक मार्शल जनरल दायरे के विशेषज्ञ को मार सकते हैं। मार्शल किंग दायरे के विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, भले ही वे मर न जाएं। यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी उनसे बचने की पूरी कोशिश करनी होगी। बैंग बैंग बैंग। घनी बिजली ने रुद्रसेन को मारा, जिससे वे सीधे नीचे गिर गए। भले ही उसका शरीर यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर था, फिर भी उसने उसके मांस को फाड़ दिया और उसे एक कौर खून थूक दिया। रुद्रसेन जमीन से रेंग कर ऊपर उठे और धीमी आवाज में शाप दिया। कितना राक्षसी! वो लगभग अपनी जान गंवा चुका था। जिस क्षण वो जाने वाला था, जंगल के 3 विशाल भेड़ियों ने दहाड़ना शुरू कर दिया और खुद को रुद्रसेन पर फेंक दिया। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी उठाई और जंगल के 3 विशाल भेड़ियों के खिलाफ लड़ने लगे। बैंग बैंग बैंग। रुद्रसेन ने 3 विशाल भेड़ियों को लगातार 3 बार मुक्का मारा और उन्हें उड़ते हुए भेज दिया।
हालांकि इस समय एक पिच ब्लैक आकृति जल्दी से दौड़ पड़ी। ये बहुत तेज था। बिजली के एक बोल्ट की तरह वो तुरंत रुद्रसेन के पीछे छुप गया और रुद्रसेन की गर्दन की ओर पकड़ लिया। रुद्रसेन चौंक गए। ये गति बहुत तेज थी। सौभाग्य से उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से किनारे पर चले गए। पश! काली आकृति ने रुद्रसेन की गर्दन को खरोंच दिया और एक खूनी निशान छोड़ दिया। रुद्रसेन इतने डर गए थे कि उन्हें ठंडे पसीने आ गए। ये बहुत भयानक था। वो इस जानवर द्वारा लगभग मारा जा रहा था। इस समय रुद्रसेन ने जानवर की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। ये एक घुप काला तेंदुआ था। ये एक शैडो लेपर्ड है। रुद्रसेन चौंक गए। क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज में शैडो लेपर्ड के रिकॉर्ड्स थे। वे पहाड़ों में हत्यारे थे। शैडो लेपर्ड का आक्रमण चूक गया और वो रुद्रसेन की ओर झपटता रहा। सीमित करो। रुद्रसेन ने शैडो लेपर्ड को सीमित करने के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट को छोड़ दिया। फिर उसने सीधे शैडो लेपर्ड के पैर पकड़ लिए और चिल्लाया, पश! शैडो लेपर्ड को रुद्रसेन ने सीधे आधे में फाड़ दिया। रुद्रसेन को रुकने की हिम्मत नहीं थी और वो जल्दी से बाहर निकल गए। एक दिन बाद रुद्रसेन ने अंत में फायर ड्रैगन रिज की सीमा छोड़ दी। कई किसान अतुलनीय रूप से शोचनीय स्थिति में बच गए। फायर ड्रैगन रिज में कई कष्टकारों की दुखद मृत्यु हो गई। फायर ड्रैगन। किसी ने फायर ड्रैगन देखा। प्राचीन पवित्र भूमि के लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन फायर ड्रैगन ने पहले हमला किया। इसने फायर ड्रैगन रिज में शक्तिशाली जानवरों को बुलाया और दंगा शुरू कर दिया। ये भयानक है। मैंने दर्जनों कष्टकारों को एक झटके में मरते देखा। ये क्या है? प्राचीन पवित्र भूमि के कई लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा है? प्राचीन पवित्र भूमि के कुछ युवा कष्टकारों ने प्राचीन पवित्र भूमि के बुजुर्गों का अनुसरण करते हुए फायर ड्रैगन रिज तक बुजुर्गों को फायर ड्रैगन रिज को मारते हुए देखा। लेकिन जानवरों ने दंगा शुरू कर दिया और बुजुर्ग सभी की रक्षा नहीं कर सके। कई लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। प्राचीन पवित्र भूमि हार नहीं मानेगी। वे निश्चित रूप से फायर ड्रैगन रिज में जानवरों का सफाया करने के लिए एक दिव्य सेना भेजेंगे। लहराते हुए ड्रैगन रिज से असंख्य किसान दुखी स्थिति में पीछे हट गए। इसके परिणाम स्वरूप लहराता हुआ ड्रैगन टाउन बेहद जीवंत हो गया। 3 प्राचीन पवित्र भूमियां, स्वर्गीय कुंड, बैंगनी प्रकाश और अग्नि महल, स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित कर रही थीं। हालांकि 3 प्राचीन पवित्र भूमियों के अलावा कुछ शक्तिशाली शक्तियां भी थीं, जैसे कि कुछ प्राचीन परिवार और कुछ प्राचीन अमर राजवंश। हालांकि ये शक्तियां 3 प्राचीन पवित्र भूमियों की तुलना में फीकी प्रतीत हो रही थीं। इन प्राचीन पवित्र भूमियों में अत्यंत विरासत की विरासत थी। बाहर से वे एक रहस्यमय घूंघट में डूबे हुए थे। इसके अलावा सभी ने इन प्राचीन पवित्र भूमियों के बारे में ही सुना था। वे जानते थे कि प्राचीन पवित्र भूमियां किन क्षेत्रों में स्थित थीं। हालांकि किसी को सटीक स्थान का पता नहीं था। प्राचीन पवित्र भूमियां ऊंची और शक्तिशाली थीं, जो दुनिया को नीची दृष्टि से देखती थीं। 3 प्राचीन पवित्र भूमियां ऐसी प्राचीन सत्ताएं थीं जो आर्केइक जाट परिवार जैसी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। रुद्रसेन और फायर किलिन फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन की व्यापारिक सड़क की ओर चल दिए। इस अवधि के दौरान फ्लेमिंग ड्रैगन टाउन में बहुत सारे विशेषज्ञ आ गए थे, इसलिए एक व्यापारिक सड़क प्रकट हो गई थी। कई किसान व्यापारिक सड़कों पर स्टॉल लगाने जाते थे और उन चीजों को बेचना चाहते थे जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी। रुद्रसेन और फायर किलिन व्यापारिक सड़क पर पहुंचे। जैसा कि अपेक्षित था, व्यापारिक सड़क पर लोगों की आवाजाही से हलचल मची हुई थी। दोनों तरफ कई स्टॉल थे और वे सभी कष्टकारों द्वारा लगाए गए थे। ये एक बेहतर श्रेणी की उड़ने वाली तलवार है, स्वर्गीय संहारक तलवार। एक किसान के हाथ में एक शाश्वत तलवार थी। ये एक उड़ने वाली तलवार थी जिसमें आश्चर्यजनक शक्ति थी। हल्के से झटके से इसने शून्य में कंपन किया। कई लोगों ने इसे घेर लिया। रुद्रसेन इस बात से हैरान थे कि कोई बेहतर श्रेणी की उड़ने वाली तलवार बेच रहा है। ये पहली बार था जब उसने इतनी उच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवार देखी थी। यदि ये वज्र देश की शाही राजधानी होती तो इसकी नीलामी की जा सकती थी। ये तलवार की कीमत कितनी है? कितने सोने के सिक्के? एक युवक ने पूछा। किसान ने तुरंत युवक को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और कहा, क्या इस तलवार को सोने के सिक्कों से खरीदा जा सकता है? मुझे एक फायर स्पिरिट रॉक की जरूरत है। ये स्वर्गीय कातिलों की तलवार जिसके पास है उसकी है। जाहिर है ये किसान वस्तु विनिमय करना चाहता था। ये व्यापारिक सड़क कोई साधारण व्यापारिक सड़क नहीं थी। यहाँ के कई लोग बड़ी ताकतों के विशेषज्ञ थे, इसलिए उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। उन्हें वास्तव में कुछ कीमती स्वर्गीय खजाने की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ स्वर्गीय खजाने को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। उदाहरण के लिए फायर स्पिरिट स्टोन जिसकी कल्टीवेटर को जरूरत थी। ये कहा गया था कि इससे निकाली गई धातु कीमती कलाकृतियों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री थी। हमें फायर स्पिरिट स्टोन जैसा खजाना कहाँ मिलेगा? ये एक अयस्क है जिसका उपयोग कीमती हथियार बनाने के लिए किया जाता है। कई ये नियांग दायरे के विशेषज्ञ इसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसे ढूंढना मुश्किल है। युवक ने कहा, यदि नहीं तो आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? मेरे रास्ते से हट जाओ। किसान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं।
रुद्रसेन और फायर किलिन व्यापारिक सड़क पर टहल रहे थे जब एक युवा लड़की ने रुद्रसेन की निगाहें आकर्षित की। युवक ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसका फिगर सुंदर था और उसकी त्वचा जेड की तरह चिकनी थी। वो एक परी की तरह सुंदर था। उसके सामने चीनी मिट्टी की कुछ बोतलें थीं जिनमें गोलियां होनी चाहिए। रुद्रसेन ऊपर चले गए, जमीन पर बैठ गए और पूछा, क्या आपने इन गोलियों को परिष्कृत किया है? युवा लड़की ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? रुद्रसेन ने गोलियों का निरीक्षण किया और आश्चर्यचकित रह गए। वे गोलियां पीले स्तर, मध्यम स्तर और मध्यम स्तर की थीं। यदि उसके सामने वाली लड़की ने उन गोलियों को गढ़ा होता तो वो पीले स्तर, मध्यम स्तर और मध्यम स्तर की कीमिया गर रही होगी। बेशक ये भी संभव था कि वो और भी उच्च ग्रेड की कीमियागर थी। ऐसा कोई नियम नहीं था जो कहता हो कि एक उच्च ग्रेड का कीमियागर व्यापार के लिए निम्न ग्रेड की गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकता है। रुद्रसेन ने पूछा, आप इन गोलियों को कैसे बेचने जा रहे हैं? मुझे सोना या चांदी नहीं चाहिए। यदि आप कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां निकाल सकते हैं तो आप उन्हें मेरी गोलियों के बदले बढ़ल सकते हैं, युवा लड़की ने कहा। उसकी आवाज उसकी तरह ही कोमल और सुखद थी। वो सुंदर और सुरुचिकर लग रही थी। रुद्रसेन ने गोलियों की एक बोतल खोली और सूंघा। क्या ये उन्माद की गोली है? युवा लड़की चौंक गई। आप इसे पहचानते हैं? मैंने इसे पहले नहीं देखा है, लेकिन मैं इसे सूंघ सकता हूं। ये उन्मादी दानव घास और दिल को खा जाने वाली घास है, रुद्रसेन ने कहा। युवा लड़की चौंक गई। ये युवक कौन था? वो गोलियों की सामग्री को सूंघकर ही सूंघ सकता था, यहां तक कि उसे भी ऐसा करना मुश्किल होगा। बड़ी बहन, हमें वापस जाना चाहिए। हमारा शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। अभी हमें भोज पर जाना है। उसी समय एक युवा लड़की चली गई। ये युवा लड़की लगभग 16-17 साल की लग रही थी। वो एक नाजुक रूप की थी और बहुत सुंदर भी थी। हालांकि उसकी भौहों के बीच एक निशान अहंकार का था जिसने लोगों को थोड़ा नाराज कर दिया। उसके बगल में 20 साल का एक युवक था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। मेहर सक्सेना, मैं अभी अपने शिक्षक के साथ यहाँ आया हूँ। चलो जल्दी वापस चलते हैं। मेरे शिक्षक अंकल लियू के साथ बातचीत कर रहे हैं। वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सफेद कपड़े पहनने वाले युवक की आंखें अचानक चमक उठीं जब उसने हरे रंग के कपड़े पहने युवती को देखा और फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा इंतजार करो मेहर सक्सेना। मेहर सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको किस प्रकार संबोधित करूं, यंग मास्टर? रुद्रसेन। आप भी एक कीमियागर हैं? मेहर सक्सेना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। मेहर सक्सेना को रुद्रसेन के बारे में पूछने की पहल करते देख युवक का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में ईर्ष्या का एक निशान दिखाई दिया। उसने एक नकली मुस्कान डाली और पूछा, मेहर सक्सेना, ये कौन है? मेहर सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रुद्रसेन सेनगोंगजी हैं। सेनगोंगजी ने मादक उन्माद की गोली को सूंघा जिसे मैंने परिष्कृत किया और सामग्री को सूंघने में सक्षम थे। वो एक प्रसिद्ध कीमियागर होने चाहिए। शायद ये सिर्फ एक संयोग है, एक और युवती ने कहा। उसका नाम करीना था। मैं यावीर चहल हूं, अग्निमहल द्विभावका। क्या मैं जान सकता हूं कि रुद्र भाई किस शक्ति से हैं? यावीर चहल ने मुट्ठी बांधी और पूछा, प्राचीन पवित्र भूमि का उत्तराधिकारी? रुद्रसेन हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि मेहर सक्सेना और करीना एक ही स्तर की शक्ति से थे। रुद्रसेन ने कहा, ट्रू मार्शल कंट्री का एज्योर ड्रैगन। ट्रू मार्शल कंट्री? फू, हमने ऐसी छोटी सी जगह के बारे में कभी नहीं सुना। वरिष्ठ बहन, ऐसा व्यक्ति कैसे शक्तिशाली कीमियागर हो सकता है? मुझे लगता है कि वो भाग्यशाली था कि उसने मादक उन्माद की गोली की सामग्री का अनुमान लगा लिया था। करीना ने उपहास किया और रुद्रसेन को तिरस्कार से देखा। छोटी बहन, असभ्य मत बनो, मेहर सक्सेना ने उसे डांटा। करीना ने नाखुशी से कहा, बड़ी बहन, आप ऐसे व्यक्ति की वजह से मुझे डांट रही हैं? क्या मैं गलत हूं? यहां तक कि हेवन लेक डिवाइन लैंड का सबसे छोटा शिष्य भी एक प्राचीन परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है। ये ट्रू मार्शल कंट्री किस तरह की शक्ति है? यहां तक कि ट्रू मार्शल कंट्री का सम्राट भी हेवन लेक डिवाइन लैंड का गार्ड बनने के योग्य नहीं है। ट्रू मार्शल कंट्री के एक साधारण शिष्य की तो बात ही छोड़ दें। छोटी बहन, तुम बहुत असभ्य हो, चुप रहो। मेहर सक्सेना का चेहरा अंधकार से छा गया। हाँ, करीना ने रुद्रसेन को बुरी नजर से देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। इसके तुरंत बाद वो मुड़ी और चली गई। यावीर चहल ने कहा, मेहर सक्सेना, तुमने एक नीच व्यक्ति के लिए हुई को क्यों डांटा? अधिकतर हुई ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मेहर सक्सेना ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसे लगा कि वो बहुत कठोर थी, इसलिए उसने कहा, जाओ और हुई का पीछा करो। सेनगोंगजी, मुझे वास्तव में क्षमा करें। वे जानबूझकर ऐसा नहीं किया। रजनी ने रुद्रसेन की ओर क्षमा याचना भरी दृष्टि से देखा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। तो मैं पहले चला जाऊंगा। अगर भाग्य ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। रजनी ने मुस्कुराया। अलविदा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। अरे, वे कौन है?
क्या वे हेवन लेक डिवाइन लैंड और अग्नि महल डिवाइन लैंड के शिष्य नहीं हैं? उस समय मैंने हेवन लेक डिवाइन मदर को स्नान करते हुए भी देखा था। मैंने अग्नि महल आइलैंड मास्टर को तब तक पीटा जब तक कि उसके दांत नहीं गिर गए। फायर किलिन ने अपने होंठ को सिकोड़ा। ऐसी भी कोई बात है? क्या आपको हेवन लेक डिवाइन मदर द्वारा नहीं मारा गया था? क्या आपका शिकार अग्नि महल आइलैंड मास्टर द्वारा नहीं किया गया था? है, मैं डींग नहीं मार रहा हूं, लेकिन जब मेरे पास अभी भी मेरी दैवीय शक्ति थी तो प्राचीन पवित्र भूमि के पवित्र नेताओं और प्राचीन राजवंश के मानव सम्राट को भी मेरा सम्मान करना पड़ता था। फायर किलिन ने कहा, अब ये उथले पानी में एक अजगर की तरह है जिसके साथ झींगे और एक बाघ को कुत्तों द्वारा धमकाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मैं ही वो हूं जिसे नीची निगाह से देखा जा रहा है। रुद्रसेन ने कहा, मुझे नीची निगाह से देखना जैसा ही है। फायर किलिन ने गुस्से से कहा। एक पल के लिए रुकने के बाद उसने पूछा, आप गुस्से में क्यों नहीं हैं? बेशक मैं गुस्से में हूं, लेकिन रजनी वहां है, इसलिए मुझे उसे कुछ मुंह देना होगा। रजनी उस कुत्ते की शिट यावीर चहल और रोहिणी की तुलना में स्वर्ग और धरती की तरह है। वे दोनों बड़े गुटों से आते हैं, लेकिन इतना बड़ा अंतर क्यों है? फायर किलिन बुड़बुड़ाया। रुद्रसेन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध ली। ये एक ऐसी नग्न दुनिया थी। उसके पास शक्ति नहीं थी, उसे नीची निगाह से देखा जाना तय था। प्राचीन पवित्र भूमि, ये वास्तव में ऊंची और शक्तिशाली थी। हालांकि देर सवेर प्राचीन पवित्र भूमि के पवित्र नेताओं को उनके सामने सम्मानपूर्वक झुकना होगा। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम कुछ खरीदना चाहते हैं। व्यापारिक सड़क पर रुद्रसेन ने कुछ बहुमूल्य व्यूह निर्माण सामग्री और स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदी। उसकी फसल काफी समृद्ध थी। जब वो दोपहर में एक रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन कर रहा था तो उसमें शाम को फायरी ड्रैगन टाउन में एक आकर्षक सभा के बारे में बात करते हुए किसानों के एक समूह को सुना। ये सभा बादलों और बारिश के मंडप में आयोजित की गई थी। न केवल प्रमुख ताकतों के विशेषज्ञ आएंगे, बल्कि ये कहा जाता है कि प्राचीन पवित्र भूमि के लोग भी आएंगे। इसके अलावा यहाँ तक कि वे रहस्यमय स्पिरिट एरे मास्टर्स और कीमियागर भी दिखाई देंगे। मैंने सुना है कि मेडिसिन किंग मेघनाथ का शिष्य नवजोत भी आ गया है। नवजोत, कहा जाता है कि ये व्यक्ति केवल 28 वर्ष का है, लेकिन वो पहले ही एक रहस्यमय रैंक कीमियागर है। यही सही है, रहस्यमय निम्न स्तर मध्यम स्तर कीमियागर वो एक प्रतिभा है जिसे 1000 वर्षों में मिलना मुश्किल है। मैंने सुना है कि वो एल्केमिस्ट यूनियन में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। बादल और वर्षा मंडप। रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्या रजनी और अन्य लोग वहां नहीं जा रहे थे? फायर किलिन ने कहा, ये एक ही व्यापार के अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का एक अच्छा अवसर है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। जैसे जैसे रात हुई, फायर ड्रैगन टाउन और अधिक जीवंत हो गया। लोग बादल और वर्षा मंडप के सामने आते जाते चले जाते थे। क्लाउड एंड रेन पवेलियन फायर ड्रैगन टाउन के केंद्र में सबसे हलचल वाले क्षेत्र में स्थित था। वातावरण सुरुचिपूर्ण और अद्वितीय था। प्रमुख बलों, स्पिरिट एरे मास्टर्स और कीमियाघरों की सभा क्लाउड एंड रेन पवेलियन में आयोजित की गई थी। बेशक हर कोई प्रवेश करने के योग्य नहीं था। वे या तो एक बड़े परिवार या एक प्रमुख शक्ति से आए थे, या वे स्पिरिट एरे मास्टर्स या एल्केमिस्ट जैसे महान अस्तित्व थे। धड़ाम! दूर में एक तेज आवाज ने आकाश को हिला दिया। काली लपटों से घिरे 9 क्रूर किलिन जानवरों ने एक दिव्य रथ को खींच लिया। वे ब्लैक फ्लेम बीस्ट है ना? वे अस्तित्व हैं जिनकी रगों में आदिम क्रूर जानवरों का खून बह रहा है। वे वास्तव में रथ खींचने के लिए ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स का उपयोग कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि अंदर किस तरह का महान व्यक्ति बैठा है। आसपास कई दर्शक थे और उन्होंने जीवंत रूप से चर्चा की। ये प्राचीन पवित्र भूमि बैंगनी प्रकाश का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, किसी ने कहा। बैंगनी प्रकाश पवित्र भूमि निश्चित रूप से 3000 प्रांतों में से सबसे पुरानी ताकतों में से एक थी। ये एक प्राचीन संप्रदाय था जो इतना शक्तिशाली था कि इसने दुनिया को चौंका दिया। अफवाह थी कि बैंगनी प्रकाश पवित्र भूमि से किसी ने दिव्य क्षेत्र में खेती की थी। अतीत में बैंगनी प्रकाश पवित्र भूमि से एक अविश्वसनीय कृषक ने बैंगनी प्रकाश पवित्र भूमि की स्थापना की थी। काली लपटों के 9 पिशाची जानवरों ने गाड़ी को खींच लिया। ये बादलों और बारिश के मंडप के ऊपर रुका और 10 से अधिक किसान उतरे। मुख्य भूमिका में व्यक्ति एक पतला बूढ़ा आदमी था। शक्तिशाली उपस्थिति वाले 3 मध्यम आयु के पुरुष थे और बाकी सभी युवा कृषक थे। वे लोग उतरे और बादल और वर्षा मंडप में प्रवेश किया। ची ची, एक लंबी सीटी बजी। दूरी में 9 बर्फ सफेद पंखों वाले आकाशीय घोड़ों ने एक कांस्य रथ को खींचा। एक झटके में आकाशीय संगीत ने फायर ड्रैगन टाउन के ऊपर की हवा को भर दिया। ये ऐसा था जैसे कोई खगोलीय प्राणी यात्रा कर रहा हो। आसमान से फूल गिरे और जमीन पर सुनहरे कमल खिल गए। वो दृश्य वाकई आश्चर्यजनक था। स्वर्ग झील पवित्र भूमि के लोग, किसी ने कहा। उन्होंने पहचान लिया कि वे कौन थे।
बहुत जल्द ही 9 पंखों वाले आकाशीय घोड़े भी बादल और वर्षा मंडप के ऊपर रुक गए। 20 से अधिक महिलाएं बाहर चली गईं। समूह की नेता एक खूबसूरत महिला थी जो लगभग 30 साल की थीं। वे सभी महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं। वे 9 स्वर्गों के आकाशीय प्राणियों की तरह थीं। मैंने सुना है कि हेवन लेक सेक्रेड लैंड की सभी महिलाएं बेहद खूबसूरत होती हैं। अब जब मैंने उन्हें देखा है तो मुझे पता है कि वे कितनी सुंदर हैं। वे वास्तव में मरते लोग के आकाशीय प्राणियों की तरह हैं। कई लोगों ने आह भरी। हेवन लेक सेक्रेड लैंड के लोगों के समूह ने भी क्लाउड एंड रेन पवेलियन में प्रवेश किया। बहुत से लोग अभी भी हेवन लेक सेक्रेड लैंड के आकाशीय प्राणियों के बारे में बात कर रहे थे। उस पल में धड़ाड़, दूर से एक अजगर की दहाड़ आई। 9 बाढ़ ड्रैगनों ने रथ को खींच लिया। अग्नि महल प्राचीन पवित्र भूमि के लोग। ये एक विदेशी दुनिया की प्राचीन पवित्र भूमि थी। ये बेहद शक्तिशाली था। ये विदेशी दुनिया का अधिपति था। ये पूर्वी सी वर्ल्ड में स्थित था। वज्रदेश का पूर्वी भाग पूर्वी सी वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। इसकी बहुत लंबी तटरेखा थी। अग्निमहल प्राचीन पवित्र भूमि के लोगों ने भी बादल और वर्षा मंडप में प्रवेश किया। 3 प्राचीन पवित्र भूमि के मजबूत कृषकों के आने के बाद कई लोगों ने एक के बाद एक बादल और वर्षा मंडप में प्रवेश किया। 3 प्राचीन पवित्र भूमियों के अलावा कई प्राचीन कुलों, आकाशीय राजवंशों, प्राचीन संप्रदायों आदि थे। दूर से आवाजों की उबलती हुई कढ़ाई सुनाई दे रही थी। युवा शक्तिशाली किसान आ गए थे। वो एक बेहद खूबसूरत आदमी था। उसका स्वभाव अलौकिक था और उसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। इससे भारी हंगामा हुआ। केविन, कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए, खासकर कुछ युवतियों ने जो चिल्ला रही थीं। केविन 3000 राज्यों के शीर्ष थलीभान था। न केवल वो एक कुलीन पृष्ठभूमि से आता था, बल्कि वो बहुत शक्तिशाली भी था। ऐसा कहा जाता था कि वो ग्यूटेन बजाने में विशेष रूप से अच्छा था। वो बहुत कोमल भी था। इस तरह का आदमी बिल्कुल सही था। केविन मुस्कुराया और बादल और वर्षा मंडप में प्रवेश किया। जल्द ही एक और युवक आ गया। उसने सुनहरे कपड़े पहने थे और ठंडे भाव थे। उनके आने से भी भारी हंगामा हुआ। जातिन, पूर्वी काउंटी के दिव्य प्रांत की शीर्ष थलीभान। ईस्ट काउंटी के दिव्य प्रांत में जातिन के बारे में अभी भी अनगिनत अफवाहें थीं। जातिन भी तेजी से बादल और वर्षा मंडप में घुस गया। रुद्रसेन और फायर किलिन आए और बादल और वर्षा मंडप की ओर चले। हालांकि गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। मुझे अपना निमंत्रण दिखाओ, गार्ड्स ने कहा। फायर किलिन ने आंखें घुमाईं। वो काफी उदास था। इस तरह की सभा को रोक दिया गया था। अतीत में कभी भी किसी ने अतीत पवित्र भूमि के संत प्रभुओं की सभा में उसे रोकने की हिम्मत नहीं की थी। इस विरोधाभास को सोचकर फायर किलिन क्रोधित था। रुद्रसेन ने अपनी उंगली फड़काई और उसकी उंगली की नोक पर एक घुमावदार फीकी पवित्र लौ आ गई। ये एक आत्मा की तरह थी, खुशी से नाच रही थी। जब उन्होंने लौ देखी तो गार्ड्स चौंक गए और उन्होंने जल्दी से झुककर कहा, मास्टर, तो आप एक कीमियागर है। हमने आपको पहले नाराज किया है, कृपया हमें क्षमा करें। ये सभी लोग प्राचीन कुलों से थे और वे एक कीमियागर को देखकर बहुत सम्मानजनक थे। रुद्रसेन ने आह भरी। कीमियागरों का वास्तव में एक उच्च स्थान था। उसने पूछा, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूं? मास्टर, कृपया प्रवेश करें, गार्ड ने रुद्रसेन के सामने झुकते हुए कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और फायर किलिन के साथ बादल और रेन मंडप में प्रवेश किया। बादल और रेन मंडप के अंदर लोग आते जाते रहे। ये बहुत जीवंत था। जो लोग यहां आ सकते थे वे साधारण लोग नहीं थे। बादल और रेन मंडप को 3 मंजिलों में विभाजित किया गया था। ये सुरुचिपूर्ण और अद्वितीय था। साधारण किसान पहली मंजिल पर बात करते थे। बड़े गुटों के लोग दूसरी मंजिल पर जाते थे। शीर्ष विशेषज्ञ तीसरी मंजिल पर इकट्ठे होंगे। बादलों और रेन मंडप के अंदर एक आंगन था। हर जगह चट्टान और अजीब पत्थर थे। मंडप और छतें थे। पत्थर के पुल पर स्ट्रीम का पानी चमक रहा था। यहां बांस का जंगल भी था। घास शानदार थी। दृश्य एक पेंटिंग की तरह सुंदर था। कई लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। उन्होंने 2 और 3 में धीरे से बात की। मुझे आश्चर्य है कि केविन और जातिन कहां भाग गए। अमर पर्वत श्रृंखला में राजन की दुखद मृत्यु हो गई थी। राजन की मां द्वारा छोड़ा गया गोल्डन बुद्ध चोरी हो गया था। रुद्रसेन के मुख्य संदिग्ध लॉर्ड सेबर, जातिन, केविन, फेरी मेंगायो और अन्य थे। वे राजन को मारने और खजाना चुराने के लिए काफी शक्तिशाली थे। हालांकि रुद्रसेन को लॉर्ड सेबर, केविन और जातिन पर सबसे ज्यादा संदेह था। ये रुद्रसेन का अंतर्ज्ञान था। उन्हें नहीं पता था कि ये अंतर्ज्ञान कहाँ से आया, लेकिन रुद्रसेन को लगा कि ये तीनों सबसे अधिक संदिग्ध हैं। आओ एक नजर डालें। नया खोजा गया प्राचीन अमर खजाना। अचानक दूर से एक चिल्लाहट आई। इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने देखा, ये एक दाऊवादी पुजारी था। वो थोड़ा मोटा था और उसकी आंखें सोयाबीन के आकार की थीं। वो थोड़ा मनहूस लग रहा था। एक दाऊवादी पुजारी। रुद्रसेन चौंक गए। ये उनका पहली बार था जब उन्होंने किसी दाऊवादी पुजारी को देखा था।
3000 प्रांतों में एक रहस्यमयी दाववादी पुजारी था। आदिम युग में 3 शुद्ध लोगों ने दाववाद की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता था कि 3 शुद्ध देवता सबसे पुराने अराजक प्राचीन देवताओं में से एक थे। वे उसी युग के थे जो प्राइम मॉडियल ड्रैगन्स क्यू हाथियों के रूप में थे। इससे कोई भी देख सकता था कि दाववाद कितने समय से चला आ रहा था। किंवदंतियों में एक शक्तिशाली दाववादी पुजारी लाओजी था, जो जियायु दर्रे से एक बैल की सवारी करता था। उनकी बैंगनी क्यूई 30,000 मील तक फैली हुई थी। ऐसी अफवाहें भी थीं कि दाववाद के पास एक सर्वोच्च गुरु था जो ब्रह्मांड की गणना कर सकता था। वो पिछले 500 वर्षों, मध्य 500 वर्षों और भविष्य के 500 वर्षों को जान सकता था। वो सब कुछ जानता था जो पिछले 1500 वर्षों में हुआ था। ये कल्पना करना कठिन था कि ताओवाद में किस तरह की चौंकाने वाली शक्ति थी। यहाँ तक कि 3000 महाद्वीपों में भी दाओवाद रहस्य में डूबा हुआ था। दाओवाद बहुत रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक गुप्त स्थान में छिपा हुआ है। बहुत कम दाओवादी बाहर आते हैं। फायर किलिन ने कहा, क्या आपने पहले दाओवादियों के साथ व्यवहार किया है? रुद्रसेन ने पूछा। वर्षों पहले मैंने एक दाओवादी पुजारी के साथ बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि दाओवादी पुजारी तावीज़ और दवाएं बनाने में सबसे अच्छे थे। दरअसल उन्होंने तावीज़ बनाने के लिए महान तैनाती मंत्रों का इस्तेमाल किया। ये कहा जा सकता था कि दाओवादी पुजारियों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें तावीज़ और दवाएं बनाने का कौशल था। इसके अलावा वे आध्यात्मिक तैनाती मंत्र बनाने में भी अच्छे थे। ऐसा कहा जाता था कि उनके पास यिन और यांग के साथ संवाद करने की क्षमता थी। संक्षेप में, दाओवादी पुजारी बहुत रहस्यमय और दुष्ट थे। यहाँ तक कि मैं भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, फायर किलिन ने कहा। अतीत में फायर किलिन एक ऐसा अस्तित्व था जो 3000 प्रांतों के शिखर पर खड़ा था। यहाँ तक कि इस तरह का कोई व्यक्ति भी दाओवाद के बारे में बहुत कुछ जानता था। इसलिए कोई भी देख सकता था कि दाओवाद कितना रहस्यमय था। दाओवादी पुजारी, आप किस तरह का गुप्त खजाना बेचने की कोशिश कर रहे हैं? जल्दी करें और हमें दिखाएं। आसपास कई लोग इकट्ठे हो गए। वे सभी बहुत रुचि रखते थे। दाओवाद हमेशा रहस्यमय रहा है। यदि कोई दाओवादी पुजारी एक गुप्त खजाना बेच रहा है तो ये वास्तव में अमूल्य हो सकता है। दाओवादी पुजारी लावन, दाताओं, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं तुम्हें खजाना दिखाऊंगा। दाओवादी पुजारी ने अपनी घोड़े की पूंछ को झटका। वो बहुत गरिमापूर्ण लग रहा था। हालांकि उसका गोल मटोल चेहरा थोड़ा अश्लील था। बहुत से लोग मदद नहीं कर पाए, लेकिन हंसने लगे। कई लोगों ने फुसफुसाया। ऐसा कहा जाता है कि दाओवादी सभी अविश्वसनीय लोग होते हैं। ये आदमी इतना अश्लील क्यों लगता है? क्या वो वास्तव में दाओवादी पुजारी है या वो नकली है? ये कई लोगों का सवाल था, जिनमें रुद्रसेन भी शामिल थे। वे एक अश्लील दाओवादी पुजारी को एक दाओवादी पुजारी के साथ नहीं जोड़ सकते थे। किसी ने पूछा, मैं आपको कैसे संबोधित करूं, दाओवादी पुजारी? मैं लावन हूं। लावन की कोई सीमा नहीं है। लावन में कोई आपदा नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, दाओवादी पुजारी ने कहा। तो ये दाओवादी पुजारी लावन है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उस समय दाओवादी पुजारी लावन ने दर्जनों वस्तुएं निकालीं। बहुत से लोग मदद नहीं कर पाए जब उन्होंने उन्हें देखा। क्या टूटी हुई चीजों का ये गुच्छा गुप्त खजाना हो सकता है? एक लंबी कृपाण थी जो पहचानने से परे जंग खाई हुई थी। एक कवच का सेट भी था जो पहचानने से परे क्षतिग्रस्त था। एक युगल शासक भी था जो 2 टुकड़ों में टूट गया था। इसमें कोई आत्मा शेष नहीं बची थी। क्या वे गुप्त खजाने हैं जिनकी आप हमें अनुशंसा करना चाहते हैं? किसी ने पूछा। उसके मुंह का कोना फड़क रहा था। हर कोई, इन खजानों को कम मत समझिए। वे सभी प्राचीन खंडहरों से खोदे गए थे। वे दिव्य हथियार हुआ करते थे। भले ही वे समय के साथ नष्ट हो गए हैं, लेकिन वे तब भी काफी शक्तिशाली हैं। दाओवादी पुजारी लावन ने शांति से समझाया। सभी ने दाओवादी पुजारी को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। क्या उसे लगता था कि वे बेवकूफ थे? जितना ज्यादा वे दाओवादी पुजारी लावन को देखते थे, उतना ही उन्हें लगा कि वो एक नकली दाओवादी पुजारी था। 3000 प्रांतों में ऐसे कई लोग थे जो दाओवादी पुजारी होने का नाटक करते थे। दाओवादी पुजारी लावन को हर किसी की अमित्र निगाहें महसूस हो रही थीं। वो मदद नहीं कर पाया और अपनी गर्दन सिकोड़ कर कहा, हर कोई, ये वास्तव में दिव्य हथियार हैं। मैं निश्चित रूप से आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। इस जंग लगी कृपाण को देखिए। ये सड़ गया हो सकता है, लेकिन ये अभी भी लोहे को कीचड़ की तरह काट सकता है।
दाववादी पुजारी लावन में कृपाण उठाया और एक विशाल चट्टान पर वार किया। सुप्रशिक्षित। जंग लगी लंबी कृपाण को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। क्या? कई लोगों ने अपनी आंखें मल लीं। क्या वो शापित दाववादी पुजारी लोगों को बहलाने के लिए ऐसी टूटी हुई वस्तु का उपयोग कर रहा था? यदि ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वो एक दाववादी पुजारी था, तो लोग पहले ही उससे निपट चुके होते। लोगों को धोखा देने और पिटाई से बचने के लिए दाववादी पुजारी की पहचान का उपयोग करना। रुद्रसेन ने अपनी जीभ क्लिक की। आसपास के लोग तितर-बितर होने लगे। रुद्रसेन जाने ही वाले थे कि अग्निकिलिन ने रुद्रसेन की आस्तीन खींची और कहा, सब कुछ बेकार नहीं है। क्या आप उस काले मटके को देखते हैं? कुछ सही नहीं लगता। रुद्रसेन ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में अग्निकिलिन इशारा कर रहा था और एक टूटा हुआ मटका देखा। आधे से ज्यादा मटका गायब था। रुद्रसेन को उसमें कुछ अलग नजर नहीं आ रहा था। क्या यह सिर्फ एक टूटा हुआ मटका नहीं है? रुद्रसेन ने पूछा। यह इतना आसान नहीं है, जाओ और इसे खरीदो, फायरकिलिन ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और दाववादी पुजारी लावन की ओर बढ़ गए। मुझे ये मटका चाहिए, एक कीमत बताइए। युवा मालिक, आपकी अच्छी नजर है। ये एक वेदी पर प्रतिष्ठापित है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ये अत्यंत शक्तिशाली खजाना होगा। दाववादी पुजारी लावन ने तब तक डींग मारी जब तक कि वो डींग मारना जारी नहीं रख सका। वो नहीं जानता था कि मटका किस लिए था। उसने इसे कई बार जांचा था, लेकिन उसे कोई रहस्य नहीं मिला था। बस मुझे कीमत बताइए, रुद्रसेन ने कहा। 50,000 सोने के सिक्के, दाववादी पुजारी ने कहा। सौदा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और 50,000 सोने के सिक्के दाववादी पुजारी लावन को सौंप दिए। क्या वो बच्चा बेवकूफ नहीं है? इस तरह के टूटे हुए मटके के लिए 50,000 सोने के सिक्के? कई काश्तकारों ने सिर हिलाया और रुद्रसेन को मजाक की दृष्टि से देखा। रुद्रसेन फायरकिलिन के पास गए और पूछा, इस जार में इतना खास क्या है? फायरकिलिन ने जार की ओर देखा और चौंक गया। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगा, जब के अनुसार अपनी ट्रू क्यूई को प्रसारित करें और इसे जार में इंजेक्ट करने का प्रयास करें। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। एक क्षण बाद उसके दिमाग में एक संदेश आया। ये वो मंत्र था जो अग्निकिलिन ने उसे दिया था। जप में दर्ज विधि के अनुसार उसने अपनी सच्ची क्यूई को घुमाया और उसे टूटे हुए जार में इंजेक्ट किया। बूम! अचानक रुद्रसेन के हाथ में जार में जान आ गई और उसमें से एक दम घोंटू आभा निकली। ये ऐसा था जैसे कोई सुसुप्त आदिम जानवर जाग गया हो। हे भगवान, क्या हो रहा है? देखो, ये छोटे लड़के के हाथ में टूटा हुआ जार है। ये कैसे संभव है? वो टूटा हुआ जार एक अनमोल खजाना है। रुद्रसेन के हाथ में जार देखकर हर कोई अवाक रह गया। इसी समय टूटे हुए जार ने एक अतुलनीय भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। टूटे हुए जार से विकृत ऊर्जा की लहरें निकलीं। ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल की तरह एक ब्लैक होल टूटे हुए जार से उड़ गया, जैसे कि वो सब कुछ निगल सकता है। ये निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय खजाना था। जब रुद्रसेन ने जार को अपने हाथ में पकड़ लिया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी अवशोषित आत्मा बेचैन हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सक्रिय होने वाला है। वो क्या है? रुद्रसेन हैरान रह गए। उसने नहीं सोचा था कि टूटा हुआ जार इतना भयानक होगा। फायरकिलिन ने टेलीपैथिक रूप से कहा, वास्तव में ये वही खजाना है। ये प्रसिद्ध निगलने वाला स्काई जार है। निगलने वाला स्काई जार? रुद्रसेन हैरान रह गए। नाम सुनकर ही उसे पता चल गया कि खजाना भयानक है। निगलने वाला आकाश, निगलने वाला आकाश। ये एक अनमोल खजाना था जो आकाश को भी निगल सकता था। फायरकिलिन ने जारी रखा, निगलने वाले स्काई जार का मालिक अद्वितीय दानव सम्राट निगलने वाला स्काई दानव सम्राट था। आकाश भक्षण दानव सम्राट प्राचीन काल में एक विशाल कृषक था। उस समय आकाश भक्षण दानव सम्राट अजेय था, लेकिन फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसका खजाना आकाश भक्षण जब बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसे कहा जाता है कि आकाश भक्षण करने वाले दानव सम्राट की आत्मा भी आपकी जैसी ही थी। आकाश भक्षण करने वाले दानव सम्राट की आत्मा उसका खजाना थी। रुद्रसेन हैरान रह गए। निगलने वाला आकाश दानव सम्राट, क्या दबंग नाम है। उस प्राचीन प्राणी में रुद्रसेन के समान ही भस्म करने वाली मार्शल युद्ध भावना थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके जन्म के खजाने को निगलने वाला स्काई जार कहा जाता था। ऐसा लग रहा था कि निगलने वाला स्काई जार निगलने वाली मार्शल युद्ध भावना से निकटता से संबंधित था। फायरकिलिन ने जारी रखा, भविष्य में आपको अपना खुद का जन्मजात जादुई खजाना बनाना होगा। ये जन्म जादुई खजाना आपके साधना के स्तर के बढ़ने पर विकसित होगा। एक बार जब आप उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप अपने जन्म के जादुई खजाने का उपयोग करने में सक्षम होंगे। तभी आप अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ये किस तरह का खजाना है? वे लहरें भयानक है। उस ब्लैक होल को देखो, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ निगल सकता है।
कई लोगों ने निगलने वाले स्काई जार की ओर इशारा किया और आश्चर्य से चिल्लाए। इस खजाने ने सभी के दिल को धड़कने और हिलाने का कारण बनाया। रुद्रसेन बहुत खुश थे। उनके पास एक अवशोषित भावना थी, इसलिए वो इस खजाने का उपयोग पूरी क्षमता से कर सकते थे। हालांकि जार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था, इसके कई हिस्से गायब थे। शायद वो भविष्य में स्वर्ग को भक्षण करने वाले जार के शेष हिस्सों को खोजने और इसका पुनर्निर्माण करने का कोई तरीका खोज सकता है। यदि वो वास्तव में स्वर्ग को भक्षण करने वाले जार को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर सकता है, तो ये पूर्ण संत राजा कलाकृति के बराबर होगा। रुद्रसेन ने जल्दी से अपनी शुद्ध क्यूई वापस ले ली और जार धीरे धीरे शांत हो गया। अरे मेरे बच्चे, दाऊवादी वुलियम का गोल मटोल चेहरा हिंसक रूप से फड़क गया। उसका दिल इतना टूट गया कि वो लगभग ऐंठ गया। उन्होंने वास्तव में इस तरह का खजाना 50,000 सोने के सिक्कों में बेच दिया। कितना बड़ा नुकसान है। कई लोग रुद्रसेन को प्रशंसा और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। दाऊवादी के बारे में किसने सोचा था कि दाऊवादी, जल्दी करो, हमें अपना खजाना दिखाओ। कई लोगों ने असीमित दाऊवादी पुजारी पर खुद को फेंक दिया। वे रुद्रसेन की तरह बनना चाहते थे और कचरे के ढेर से खजाना ढूंढना चाहते थे। दाऊवादी बहुत खुश था। मूर्खों का झुंड देखो, क्या मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? दूर से एक हलचल सुनाई दी। 5 या 6 लोगों का एक समूह चला गया। नेता एक नवयुवक था जो लगभग 17 या 18 वर्ष का था। वो लगभग रुद्रसेन के समान ही आयु के थे। उन्होंने कढ़ाई वाला वस्त्र पहना हुआ था और बहुत सुंदर लग रहे थे। तायब, वे जिन देश के शाही परिवार के सदस्य हैं। वे जिन देश के मानव सम्राट रमन के बेटे हैं। किसी ने धीमी आवाज में आने वाले व्यक्ति की पहचान बताई। उनकी पहचान कोई छोटी बात नहीं थी। जिनदेश वज्रदेश का पड़ोसी था। ऐसा कहा जाता था कि जिनदेश के मानव सम्राट और वज्रदेश के मानव सम्राट जब वे छोटे थे तो अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ यात्रा करते थे। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वे टूट गए और जिनदेश और वज्रदेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। तैयब ने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, मुझे वो खजाना दिखाओ जो तुमने अभी अभी प्राप्त किया है। लैंडशान की ओर इशारा करने के तैयब के रवैये में श्रेष्ठता की भावना थी। रुद्रसेन ने उनके अहंकार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उदासीनता से कहा, मैं इसे आपको क्यों दिखाऊं? भाड़ में जाओ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर से इस तरह बात करने की? तैयब का एक गार्ड ठंडे स्वर में चिल्लाया। तैयब ने हाथ हिलाते हुए कहा। गार्ड ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वो केवल रुद्रसेन को ठंडे और निर्लिप्त तरीके से देख रहे थे, जैसे कि वो रुद्रसेन को धमकी दे रहे थे। रुद्रसेन को बेहतर पता था कि उनके लिए क्या अच्छा है, अन्यथा परिणाम होंगे। तैयब ने कहा, मुझे आपका ये खजाना पसंद आ गया है। आपने इसके लिए 50,000 सोने के सिक्के दिए हैं ना? मैंने इसके लिए 1 लाख सोने के सिक्के का भुगतान किया। आप इसे बेच सकते हैं और 20 गुना कीमत कमा सकते हैं। अब इसे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा और तुम मुझे दे दोगे। तैयब ने रुद्रसेन से निर्विवाद स्वर में बात की। तैयब उस बच्चे का खजाना 1 लाख सोने के सिक्कों के लिए खरीदना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो इसे बेच देगा। वो खजाना बेहद रहस्यमय है। 1 लाख सोने के सिक्के इसे नहीं खरीद सकते। इस तरह का खजाना पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, अगर मैं वो बच्चा होता तो मैं इसे बेचता भी नहीं। हे, क्या तुम नहीं देख सकते? तैयब का रवैया अडिग है। ऐसा लगता है कि वो एक सौदा करने के लिए मजबूर करना चाहता है। उस बच्चे के कपड़े साधारण हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो किसी बड़े गुट से है, इसीलिए वो ऐसा करने की हिम्मत करता है। कई किश्तकारों ने चर्चा की। रुद्रसेन ने तैयब की ओर देखा और उदासीनता से कहा, नहीं बेच रहा है। क्या नहीं बेच रहा है? बच्चे, तुमने किसी चीज के लिए 50,000 सोने के सिक्के दिए और मैंने कीमत 20 गुना बढ़ा दी। आप अब भी इसे नहीं बेचेंगे? तुम मुझे चेहरा नहीं दे रहे हो, है ना? मैं आपको बता दूं, जो कोई भी मुझे चेहरा नहीं देगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा। तैयब की अभिव्यक्ति डूब गई और उसकी आंखें ठंडी चमक उठीं। हाथापाई करो, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। आसपास का वातावरण अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। हर कोई रुद्रसेन को घूरने लगा, अवाक रह गया। कई लोगों को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। उस बच्चे ने क्या कहा? उसने वास्तव में तैयब को हाथापाई करने के लिए कहा था। क्या वो जीने से थक गया है? जिन राजवंश एक अमर राजवंश है। ये पूर्वी क्षेत्र का सबसे मजबूत प्राचीन राजवंश है। वो बच्चा वास्तव में तैयब के प्रति इतना असभ्य होने की हिम्मत करता है। वो मौत को दावत दे रहा है। कई लोगों ने सिर हिलाए। उन्हें लगा कि रुद्रसेन की हरकतें बुद्धिमानी नहीं थीं। यहाँ कई विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे और वे रुद्रसेन की ताकत को महसूस कर सकते थे। वे सिर्फ एक जनरल थे। जिन राजवंश जैसे अमर राजवंश के सामने वे कुछ भी नहीं थे। तैयब का चेहरा डूब गया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे हाथापाई करने की हिम्मत की है। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तैयब ने ठंडे स्वर में कहा। पाव मारो, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। पाव मारो, मैं इसे तीसरी बार नहीं कहूंगा। कई लोग हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन तैयब से इस तरह बात करने की हिम्मत करेंगे। तैयब को पेशाब करने के लिए कहना बहुत दुस्साहस था। वो बव्वा, क्या वो तैयब की पहचान नहीं जानता? हे,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तैयब की पहचान जानता है या नहीं, वो पहले से ही बड़ी मुसीबत में है। तैयब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई नाराज कर सके। क्या वो बच्चा किसी शक्तिशाली समूह से हो सकता है? इस बार आए 3 प्राचीन पवित्र भूमियों, कई राजवंशों और संप्रदायों में से ऐसा कोई नहीं है। वो शायद एक सामान्य समूह से है। वो स्वर्ग और धरती की विशालता को नहीं जानता। उसने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने की हिम्मत की जिसे उसे अपमानित नहीं करना चाहिए था। उन्हें आज एक अविस्मरणीय सबक सिखाया जाएगा। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, रुद्रसेन को दया की दृष्टि से देख रहे थे। ऐसे भी कई लोग थे जो उदासीनता से संघर्ष को देख रहे थे। वैसे भी इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, वे सिर्फ एक शो देख रहे थे। तैयब का चेहरा उदास था। उसने रुद्रसेन की ओर ठंगे भाव से देखा। यंग मास्टर। तैयब के बगल में कुछ गार्ड चले गए। इन सभी गार्डों की आभा गहरी और मजबूत थी। वे सभी मार्शल जनरल दायरे में थे। उस बव्वे को सबक सिखाओ, तैयब ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ यंग मास्टर। गार्डों में से एक आगे बढ़ा। वो गार्ड लंबा और मजबूत था। उसके शरीर में एक भयानक विस्फोटक शक्ति थी। उसने रुद्रसेन पर मुक्का फेंका। जब वो फटा तो उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति ने ध्वनि बूम की सेरी पैदा की। दूसरे सेलेस्टियल लेयर गार्ड का एक जनरल। भीड़ में कई विशेषज्ञ थे। एक नज़र से वे मोटे तौर पर गार्ड के कषण लेवल का अनुमान लगा सकते थे। जैसे ही मुक्का रुद्रसेन को लगने वाला था, रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके दाहिने हाथ ने गार्ड की आने वाली मुट्ठी को पकड़ लिया। तुम? गार्ड की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसने हिंसक रूप से संघर्ष किया, लेकिन यह जानकर वो चौंक गया कि वो चाहे जितना संघर्ष कर ले, वो मुक्त नहीं हो सकता। रुद्रसेन ने थोड़ा बल लगाया। सुप्रशिक्षित। उसकी हथेली को सीधे रुद्रसेन ने कुचल दिया और गार्ड मदद किए बिना एक भीषण चीख नहीं निकाल सका। रुद्रसेन ने अपना पैर उठाया और 30 मीटर से अधिक दूर गार्ड को लात मारी। थंप। तैयब का गार्ड जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। क्या यह बच्चा वास्तव में इतना शक्तिशाली है? कई लोग चौंक गए। वह मार्शल जनरल क्षेत्र में एक गार्ड था। यद्यपि वह विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे, रुद्रसेन केवल 17 या 18 वर्ष के थे। उसका चेहरा अभी भी युवा और कोमल था, लेकिन उसने उस गार्ड को एक चाल में हरा दिया था। इससे देखा जा सकता था कि रुद्रसेन कितने शक्तिशाली थे। आप सभी हमला करो, तैयब ने उदास भाव से आदेश दिया। हुश हुश हुश। अन्य 3 गार्ड भी दौड़े और रुद्रसेन को घेर लिया। वे तीनों गार्ड भी जनरल थे। वे रुद्रसेन पर 3 अलग-अलग दिशाओं से हमला कर रहे थे। उन्होंने रुद्रसेन को चारों दिशाओं से घेर लिया। हालांकि रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। वो अचानक अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ा। इससे पहले कि वे तीनों अपने घेरे में सफल हो पाते, रुद्रसेन पहले गार्ड के सामने दौड़ पड़े थे और उन्हें मुक्का मार दिया था। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों जमकर टकरा गए। पहला गार्ड रुद्रसेन के हमले का सामना नहीं कर सका और उसे रुद्रसेन द्वारा उड़ान भरकर भेजा गया। सुप्रशिक्षित। उसका हाथ टूट गया था और उसका शरीर एक नकली पहाड़ से टकरा गया था। शक्तिशाली प्रभाव के कारण उसे एक कौर खून थूक दिया और वह जमीन पर गिर गया। हालांकि वह बेहोश नहीं हुआ, लेकिन उसने लड़ने की क्षमता खो दी थी। अन्य 2 गार्ड गुस्से से चिल्लाए और तेजी से दौड़े और रुद्रसेन पर बाएं और दाएं से हमला किया। बाईं ओर के गार्ड ने रोरिंग टाइगर फिस्ट का इस्तेमाल किया। ये क्रूर बाघ की तरह हमला करने वाला क्रूर और दमनकारी था। दाईं ओर के गार्ड ने रेंडिंग ईगल क्लॉ का इस्तेमाल किया। उसके हाथ चील के पंजे के आकार में जकड़ गए थे, जो बेहद तेज थे और किसी भी चीज को फाड़ सकते थे। खतरा। उन दोनों को एक साथ हमला करते देख कई लोग ये सोचकर घबराने लगे कि रुद्रसेन को दोनों गार्ड नीचे उतार देंगे। किसने सोचा होगा? एक झपट्टे में रुद्रसेन मौके पर ही गायब हो गए, जैसे कि उन्होंने टेलीपोर्ट किया हो। इतनी जल्दी? कुछ मजबूत किसान अंधेरे में देख रहे थे। अपनी ताकत से भी जब उन्होंने रुद्रसेन की गति देखी तो वे दंग रह गए। कुछ दूरी पर जतिन ने उदासीन दृष्टि से देखा। केविन के कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। जितना वो देखता था उतना ही आश्चर्यचकित होता था। बड़ी बहन, उस आदमी की गति इतनी तेज है, यहां तक कि मैं भी उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। हल्के पीले रंग की पोशाक में एक सुंदर लड़की ने खर्राटे लेते हुए कहा। लड़की के बगल में एक बेहद खूबसूरत महिला थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और एक परी की तरह लग रही थी जो 9 स्वर्ग से गिर गई हो। फेरी पवेलियन की परी मेंगियाओ, 3000 महाद्वीपों में शीर्ष 10 सुंदरियों में से एक। उसने भी देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य का संकेत था। झपट्टा मारना। प्रकाश की एक चमक थी और रुद्रसेन एक गार्ड के पीछे प्रकट हो गए। देखो, वो बच्चा प्रकट हो गया है। वो इतनी तेज है, मैं उसकी हरकतें बिल्कुल नहीं देख सकता। कई लोग चौंक गए और हिल गए। बैंग।
रुद्रसेन ने अपनी हथेली से प्रहार किया और गार्ड को उड़ान भरकर भेजा, जिससे उसकी ट्रू की बिखर गई और उसने लड़ने की क्षमता खो दी। फिर रुद्रसेन अंतिम गार्ड की ओर दौड़े। गार्ड की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वो चकमा देना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन ने एक मुक्का फेंका और गार्ड को उड़ान भरकर भेज दिया। सनसनाहट। उसी समय एक ठंडी रोशनी आकाश में उड़ गई। हर कोई देख सकता था कि ये हथेली के आकार का जेठ शासक था। ये एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था, एक अत्यंत कीमती तबाजा था। एक हल्के प्रहार से ये तुरंत 10,000 झांग ऊंचे पहाड़ को टुकड़ों में तोड़ सकता था। जेड शासक को डार्क हैवी रूलर कहा जाता है और इसे डीप सी डार्क हैवी जेड से बनाया गया था। रुद्रसेन ने डार्क हैवी रूलर के हमले को महसूस किया और उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। वे सीधे तौर पर नहीं मिले, लेकिन जल्दी से पीछे हट गए। बच्चे, ये बेकार है। एक बार जब मैं अपने डार्क हैवी रूलर का उपयोग कर लेता हूं, तो मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम्हारा खून न बह रहा हो, तैयब ने ठंडे स्वर में कहा। हम्फ। रुद्रसेन ने उपहास किया और भक्षण करने वाला जार निकाला। रुद्रसेन ने फायर केलिन द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार भक्षण करने वाला जार एक्टिव किया। बज़। भक्षण करने वाले जार में एक मुड़ा हुआ काला भंवर बन गया। भंवर ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल की तरह था, मानो वो सब कुछ खा जाए। तैयब का खजाना, डार्क हैवी रूलर, तेजी से उड़ा और रुद्रसेन की ओर बहा। लेकिन उसी समय भक्षण करने वाले जार ने एक भयानक भक्षण शक्ति जारी की, जिसने डार्क हैवी रूलर को घेर लिया। डार्क हैवी रूलर को भक्षण करने वाले जार द्वारा बलपूर्वक निगल लिया गया। वाओ! तैयब और डार्क हैवी रूलर के बीच के संबंध को भक्षण करने वाले जार द्वारा बलपूर्वक तोड़ दिया गया। तैयब को तुरंत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उसने एक कौर खून उगल दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बाहर निकालो डार्क हैवी रूलर। रुद्रसेन ने भक्षण करने वाले जार को थपथपाया और डार्क हैवी रूलर उड़ गया। रुद्रसेन ने डार्क हैवी रूलर पर ट्रू की का एक कौर थूका और उसे परिष्कृत किया। यह मेरा खजाना है। तुमने मेरा खजाना चुराने की हिम्मत कैसे की? इसे मुझे वापस दे दो, वरना मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी भयानक मौत हो। रुद्रसेन का कीमती खजाना तैयब द्वारा चुरा लिया गया था। वह पागल हो रहा था। उसका चेहरा विकृत हो गया था। रुद्रसेन के हाथ भाव उदासीन थे। उसने डार्क हैवी रूलर को निकाला और उसे शून्य में बहा दिया। एक धमाके के साथ तैयब उड़ान भरकर चला गया। वो टूटा हुआ बर्तन इतना शक्तिशाली है, इसने सीधे डार्क हैवी बस्टर तलवार और तैयब के बीच के संबंध को काट दिया। हे भगवान, वो टूटा हुआ बर्तन किस प्रकार का खजाना है? ये बहुत शक्तिशाली है। रुद्रसेन के हाथ में आकाश भक्षण जार को देखते हुए कई लोगों ने कहा, और वे इसे जल्द ही छीन लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। ऐसा सर्वोच्च खजाना वास्तव में बहुत भयानक है। डार्क हैवी बस्टर तलवार तैयब के दिमाग से जुड़ी हुई थी। केवल तैयब को मारकर ही कोई डार्क हैवी बस्टर तलवार छीन सकता था, लेकिन रुद्रसेन का टूटा हुआ बर्तन किसी कृषक और एक आध्यात्मिक हथियार के बीच के संबंध को बलपूर्वक तोड़ सकता था। इस तरह की क्षमता वास्तव में बहुत असामान्य थी। इसके अलावा डार्क हेवी बस्टर तलवार इतनी शक्तिशाली थी, लेकिन इसे टूटे हुए जार द्वारा आसानी से निगल लिया गया था। ये कल्पना करना कठिन था कि टूटा हुआ जार कितना भयानक था। रुद्रसेन भी आकाश को भक्षण करने वाले जार की शक्ति से हैरान थे। उसने आसमान को भक्षण करने वाले जार और डार्क हेवी बस्टर तलवार को दूर रख दिया। फिर तैयब के पास गया और उसे उदासीनता से देखा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको इतना अहंकारी होने का अधिकार कहां से मिला। स्क्रैम, मुझे आपकी तरह कचरे से झगड़ा करने की जहमत नहीं उठाई जा सकती। रुद्रसेन ने तैयब को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। इस समय तैयब को ऐसा लगा जैसे वो ऊपर बादलों से गिर गया हो। उसका चेहरा क्रूर हो गया। तैयब ने रुद्रसेन को घृणा की दृष्टि से देखा और दांत पीसते हुए कहा, बव्वा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। बस तुम प्रतीक्षा करो। यदि तुम मुझे नाराज करते हो तैयब, तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हें राख में बदल दूंगा। तैयब जाने से पहले कुछ शब्द कहना नहीं भूले। हालांकि रुद्रसेन का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने तैयब की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। मैंने तुमसे कहा था कि हाथापाई करो, लेकिन तुमने वास्तव में मुझे उकसाने की हिम्मत की। इसके साथ ही रुद्रसेन ने तैयब की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। बव्वा, मुझे जाने दो। मैं जिन देश का क्राउन प्रिंस हूं, शाही परिवार का रिश्तेदार हूं। यदि तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो तो तुम मर चुके हो। तैयब दहाड़ने लगा।
तुम मेरे हाथों में हो और तुम अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे वास्तव में नहीं पता कि आपको अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। मुझे लगता है कि मुझे आपको अपना सिर साफ कर लेना चाहिए। रुद्रसेन तैयब को तालाब तक ले गए। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? कई लोग बुदबुदाए। रुद्रसेन ने तैयब को उल्टा कर दिया और अपना सिर पूल में फंसा दिया। क्या? ये दृश्य देखकर कई लोगों ने अपनी आंखें घुमाईं और उनके मुंह के कोने हिंसक रूप से फड़क गए। ये एक स्कैलियन को उल्टा चाकू घोंपने जैसा था। तैयब रुद्रसेन की आत्मा संरचना में फंस गया था और बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर सकता था। ठीक इसी तरह वो तालाब में फंसा हुआ था, जिससे कई दर्शकों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। हर कोई रुद्रसेन को विस्मय और भय से देख रहा था। किसने सोचा होगा कि इतना नाजुक और सुंदर युवक वास्तव में इस तरह के बुरे दंड के तरीके के बारे में सोचेगा? श्रीमती, कृपया ऊपर आ जाएं। इस समय एक नौकरानी नीचे चली गई और रुद्रसेन को देखकर मुस्कुराई। दूसरी मंजिल एक ऐसी जगह थी जहां केवल शीर्ष शक्तियां और प्रभावशाली लोग ही जा सकते थे। यहां तक कि प्राचीन शक्तियों की युवा पीढ़ी भी वहां जाने के योग्य नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे किसने आमंत्रित किया? रुद्रसेन ने पूछा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नौकरानी ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और नौकरानी के पीछे पीछे दूसरी मंजिल तक चला गया। फायर किलीन ने शांति से रुद्रसेन का पीछा किया। दूसरी मंजिल पर अधिक लोग नहीं थे। मध्यम वर्षीय कृषक और युवा कृषक थे। जिसने रुद्रसेन को आमंत्रित किया था वो देवी महिमा थीं, जिससे रुद्रसेन आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देवी महिमा को पहले अमर पर्वत श्रृंखला के बाहर देखा था। वो एक दिव्य प्राणी थीं। क्या हम पहले मिले हैं? देवी महिमा की आवाज कोमल और सुखद थी। अमर पर्वत श्रृंखला के बाहर मैंने एक बार देवी महिमा को देखा था। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। देवी महिमा जैसे किसी व्यक्ति के सामने भी वो न तो दास था और न ही दबंग था। तुम्हारा नाम क्या है? देवी महिमा के बगल वाली लड़की ने उत्सुकता से पूछा। उसका नाम होंग शिन एर था और वो शायद ही कभी अजीब लगती थी। वो रुद्रसेन को देखती रही। रुद्रसेन, तो ये सेन गोंजी है। ये मेरी छोटी बहन होंगशिन एर है, देवी महिमा ने कहा। देवी महिमा मुस्कुराईं। जब उन्होंने पीछे देखा तो उनकी मुस्कान बेहद आकर्षक थी। शायद कहावत 6 महल रंगहीन है उनके आकर्षण का संदर्भ कर रही थी। मेरे पास एक प्राचीन गुप्त तकनीक है। आपके लिए उस चपलता तकनीक का आदान प्रदान कैसा रहेगा? होंगशिन एर ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वो रुद्रसेन की चपलता तकनीक में बहुत दिलचस्पी रखती थीं। रुद्रसेन मुस्कुराए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। देवी महिमा ने कहा, छोटी बहन, असभ्य मत बनो। उसी समय कुछ लोग तीसरी मंजिल से नीचे आ गए। वे युवा लोग थे, पुरुष और महिला दोनों। जब उन्होंने देवी महिमा को देखा तो वे वहां से चले गए। रुद्रसेन रजनी और अन्य लोगों को स्वर्ग झील दिव्य भूमि से देखकर हैरान रह गए। दुनिया में 2 सुंदरियां थीं और वे दोनों अद्वितीय सुंदरियां थीं। उन्हें जुड़वा मोती कहा जाता था। वे हेवन लेक दिव्य भूमि से प्रतिभाशाली केमिस्ट रजनी और फेरी पवेलियन से देवी महिमा थीं। उनमें से एक आकाशीय कमल के समान था और उनका स्वभाव अलौकिक था। दूसरी 9वें स्वर्ग की परी के समान था और उनका स्वभाव अलौकिक था। बहन महिमा, मैंने नहीं सोचा था कि आप आएंगी, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन महिमा, काफी समय से मिले नहीं, देवी महिमा भी मुस्कुराईं। रोहिणी, जो रजनी के बगल में थीं, उन्होंने देवी महिमा को प्रणाम किया। नमस्ते बहन महिमा। बहन लिंगफेई, आपका स्वागत है, देवी महिमा खूबसूरती से मुस्कुराई। अन्य लोगों ने भी देवी महिमा को प्रणाम किया। वे फेरी पवेलियन की पवित्र महिला थीं और उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। फेरी पवेलियन का प्रभाव एक प्राचीन पवित्र भूमि से भी अधिक था। देवी महिमा, मैं अग्नि महल पवित्र भूमि से यावीर चहल हूं। यावीर चहल के चेहरे पर वसंत की हवा की तरह मुस्कान थी। देवी महिमा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यावीर चहल की नजर अचानक रुद्रसेन पर पड़ी, जो बगल में खड़े थे। उन्होंने रुद्रसेन को अहंकार से देखा और कहा, बच्चे, तुम यहां कैसे आ गए? सेन गोंजी, आप भी यहां हैं। रजनी ने रुद्रसेन को देखा और खुश नजर आईं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो यावीर चहल के हाव भाव डूब गए और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। रुद्रसेन ने यावीर चहल की ओर देखा और कहा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं अंदर कैसे आया, है ना? तुम एक छोटे देश के निम्न स्तरीय कृषक हो। तुम इस तरह की सभा में आने के योग्य कैसे हो सकते हो? मुझे संदेह है कि तुम यहां घुस आए हो
और मैं लोगों से तुम्हें किसी भी समय बाहर निकालने के लिए कह सकता हूं। यावीर चहल के होंठ एक तिरस्कृत मुस्कान में बदल गए। रोहिणी ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, ये गार्ड क्या कर रहे हैं? किस तरह का व्यक्ति अंदर घुस सकता है? रुद्रसेन ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। यावीर चहल और रोहिणी अपने आप में कुछ ज्यादा ही भरे हुए थे। देवी महिमा दुखी दिखीं और बोली, सेन गौंजी मेरे दोस्त है। यावीर चहल और रोहिणी दंग रह गए। यावीर चहल ने कहा, मैं देख रहा हूं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और उन्होंने केवल रुद्रसेन को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उस समय दूर से एक हंगामा सुना जा सकता था, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई लोग जल्दी से आसपास इकट्ठा हो गए। बहन, चलो चलते हैं और देखते हैं, शिलेना फुसफुसाई। देवी महिमा ने सिर हिलाया और कहा, सेन गौंजी, क्या हम जाकर देखें? ठीक है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। रोहिणी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, वो सिर्फ एक नीच किसान है, देवी महिमा उन्हें इतना महत्व क्यों देती हैं? उसके चेहरे पर अभी भी तिरस्कारपूर्ण भाव थे। रोहिणी हेवन लेक डिवाइन लैंड जैसी प्राचीन शक्ति से आई थीं और वो एक प्रतिभाशाली कीमियागार थीं। वो जिन लोगों के संपर्क में आईं वे भी शीर्ष शक्तियों से थे। रुद्रसेन वज्र देश जैसे धर्मनिरपेक्ष देश से आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से शीर्ष शक्तियों के उत्तराधिकारियों द्वारा उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। रजनी ने कहा, बहन, आपको किसी व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि से नहीं आंकना चाहिए। यहां तक कि प्राचीन काल के कुछ ऋषि सम्राट भी नीच पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन उनकी उपलब्धियां अद्वितीय थीं। रोहिणी ने उपहास करते हुए कहा, बहन, आप ऋषि सम्राटों को एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर रही हैं। क्या वो बच्चा भी योग्य है? आपको अपना अहंकारी व्यक्तित्व बदलना चाहिए, रुद्रसेन ने कहा। रजनी ने अपना सिर हिलाया। यावीर चहल ने कहा, दरअसल सिस्टर रोहिणी सही कह रही हैं। हम सभी प्राचीन पवित्र भूमि के उत्तराधिकारी हैं। उस बच्चे की स्थिति हमसे बहुत अलग है। वो एक ही दुनिया से भी नहीं है। हमें जितना हो सके उनके जैसे लोगों के साथ बातचीत करने से बचना चाहिए, अन्यथा ये हमारी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा। रजनी ने कोई टिप्पणी नहीं की और कहा, चलो चलते हैं और देखते हैं। वे कुछ ही दूरी पर एक जगह की ओर चल पड़े। उन्होंने कहा, हर कोई नायक यहाँ इकट्ठा हुआ है। यहाँ जितने मजबूत कल्टीवेटर हैं उतने ही बादल हैं। मुझे लगता है कि यहाँ उच्च स्तरीय कीमियागार भी होंगे। लगभग 30 साल के एक किसान ने जोर से कहा। वो भीड़ से घिरा हुआ था। वो कौन है? रुद्रसेन हैरान थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग इस व्यक्ति को क्यों घेर रहे थे। उनका नाम रोशन सिंघल है। वो एक प्राचीन ऋषि सम्राट का वंशज है। शिलेना फुसफुसाई। रुद्रसेन हैरान रह गए। इस व्यक्ति की हैसियत असाधारण थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। बहुत से लोग शायद उससे दोस्ती करना चाहते थे। भाई खियान, मैं हुआंग शेजी हूं। मैं एक कीमियागार हूं। लगभग 30 साल का एक किसान बाहर चला गया और उसने अपनी मुट्ठियां बांधी। मैं जोशन हूं, एक कीमियागार भी हूं। मैं हूं एक दर्जन से अधिक लोग लगातार बाहर चले गए, सभी कीमियागारों की पहचान के साथ। कीमियागारों को देखना दुर्लभ है, लेकिन आज उनमें से बहुत सारे हैं, रुद्रसेन ने फुसफुसाया। शिलेना ने कहा, यह शीर्ष फलों का एक उच्च स्तरीय जमावड़ा है। क्या कुछ कीमियागार होना सामान्य नहीं है? इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, यहां 7 या 8 स्पिरिट एरे मास्टर्स हैं। भले ही शिलेना फेरी पवेलियन जैसे शीर्ष गढ़ से आई थीं, फिर भी वो स्पिरिट एरे मास्टर्स के बारे में बात करती हैं तो ईर्ष्या करती हैं। असंख्य लोग स्पिरिट एरे मास्टर बनना चाहते थे। यहां तक कि अगर वो स्पिरिट एरे मास्टर नहीं बन सकते थे तो वे कम से कम एक कीमियागार बनना चाहते थे। इसलिए स्पिरिट एरे मास्टर्स और कीमियागारों का बहुत सम्मान किया जाता था। बड़ी बहन, जल्दी से देखो, ये रोशन सिंघल है जो प्राचीन संत सम्राट के वंशज हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो एक कीमियागार को खोजने के लिए यहाँ क्यों आया था। हम कीमियागार हैं। अगर हम रोशन सिंघल के साथ रिश्ता बना सकते हैं तो भविष्य में हमें काफी फायदा होगा। रोशन सिंघल को देखकर रोहिणी ने एक्साइटेड एक्सप्रेशन दिखाया। सर्वालोक महाद्वीप के 3000 महाद्वीप एक ऐसी दुनिया थी जहां शक्ति का सम्मान किया जाता था। प्राचीन गुट, प्राचीन संप्रदाय और आकाशीय राजवंश एक ही स्तर पर थे। उनके ऊपर कुछ प्राचीन परिवार और क्लैन थे। उनके नीचे प्राचीन पवित्र भूमि, 4 प्राचीन राज्य और प्राचीन परिवार थे जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे। शीर्ष शक्तियों में, जैसे कि प्राचीन पवित्र भूमि और प्राचीन युग में, मजबूत और कमजोर शक्तियां भी थीं। सबसे मजबूत शक्तियां वे थीं जो प्राचीन संत सम्राट से पारित की गई थीं। प्राचीन संत सम्राट के वंशज के रूप में रोशन सिंघल एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने 3000 महाद्वीपों का ध्यान आकर्षित किया। यदि ये प्राचीन काल के दौरान होता तो रोशन सिंघल सर्वालोक महाद्वीप के 3000 महाद्वीपों के राजकुमार होते। प्राचीन पवित्र भूमि और प्राचीन परिवारों के असंख्य लोगों को रोशन सिंघल को देखकर उन्हें नमस्कार करना पड़ता था। लेकिन भले ही ये प्राचीन काल के दौरान नहीं था, प्राचीन संत सम्राट के वंशज के पास अब भी एक उत्कृष्ट स्थिति थी। यावीर चहल ने कहा, अगर हम रोशन सिंघल के साथ रिश्ता बना सकते हैं तो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी होगा। रोशन सिंघल ने कहा कि इस बार मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। मेरे पास यहाँ काले लोहे की लकड़ी का एक टुकड़ा है और मुझे इसमें से दिव्य लकड़ी निकालनी है। अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो मैं उन्हें जीवन के पेड़ से एक पत्ता दूंगा। आह!
जीवन के पेड़ से एक पत्ता। कई लोगों के चेहरे शौक से भर गए। जीवन का पेड़ प्राचीन काल के 3 पवित्र वृक्षों में से एक था। कहा जाता था कि इसके पत्ते लोगों को मृतक से वापस ला सकते हैं। मुझे कोशिश करने दो। एक फार्मासिस्ट बाहर चला गया। मेरा नाम विनोद खुराना है और मैं प्राचीन जो क्लैन से आता हूं। मैं एक निम्न स्तरीय मिस्टिक फार्मासिस्ट हूं। आप इसे क्यों नहीं आजमाते? रोशन सिंघल ने सिर हिलाया और हथेली के आकार की लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला। ये काले लोहे की लकड़ी होनी चाहिए। काले लोहे की लकड़ी प्राचीन दिव्य वृक्ष काले लोहे का मूल था। काले लोहे की लकड़ी लंबे समय से विलुप्त हो चुकी थी, इसलिए इसका मूल्य अथार था। रोशन सिंघल ने अपनी औषधीय कढ़ाई निकाली। रोशन सिंघल की कढ़ाई बैंगनी रंग की थी, जिस पर 4 ड्रैगन उकेरे गए थे। वो 4 ड्रैगन कढ़ाई है। ऐसा कहा जाता है कि जब कढ़ाई बनाई गई थी तो इसे ड्रैगन के खून से बनाया गया था। ये एक अमूल्य खजाना है। कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए। अधिकांश समय फार्मासिस्ट की कढ़ाई की गुणवत्ता उनकी स्थिति का प्रतिबिंब होती है। विनोद खुराना के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने ब्लैक आयरन वुड को 4 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन में रखा। इसके बाद विनोद खुराना ने अपनी उंगली फड़काई और उनकी उंगलियों पर एक नीली बैंगनी लौ दिखाई दी। दहाड़। एक क्रूर जानवर को लौ में हल्के से देखा जा सकता था, जो अपने नुकीले नुकीले दांतों दिखा रहा था और अपने पंजे लहरा रहा था। दहाड़ से कई लोगों के कान में दर्द होता है। किसी ने चिल्लाया, यह एक द्वीक जानवर है। यह प्रसिद्ध द्वीक जानवरी राक्षसी आग है। यह राक्षसी आग की सूची में 67वें स्थान पर है। वास्तव में यह द्वीक राक्षसी आग है। मैंने इसे पाने के लिए बहुत प्रयास किया, विनोद खुराना ने गर्व से कहा। 4 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन और द्वीक राक्षसी आग ने विनोद खुराना को बहुत गौरवान्वित किया। कई फार्मासिस्ट उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। चलो शुरू करते हैं, रोशन सिंघल ने कहा। चिंता मत करो भाई कियान, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। विनोद खुराना ने सिर हिलाया और अपनी उंगली झटक दी। द्वीक उसकी उंगलियों पर एक राक्षसी आग 4 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन में उड़ गई और ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। फायर किलिन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, एकमात्र द्वीक राक्षसी आग काले लोहे की लकड़ी को पिघलाना चाहती है। आप खुद को कम आंक रहे हैं। केवल रुद्रसेन ने फायर यूनिकॉर्न की फुसफुसाहट सुनी। रुद्रसेन ने विनोद खुराना की ओर देखा, जो लोहे की काली लकड़ी को सोख रहे थे। चिलचिलाती लपटें जोरों से जल रही थीं, जिससे दम घोटू तापमान निकल रहा था। कमरे में तापमान ऊंचा और ऊंचा हो गया। विनोद खुराना ने बी एंड डेमन फायर के तापमान को चरम पर पहुंचा दिया और साथ ही 4 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन में जान आ गई। कॉल्ड्रॉन पर उकेरे गए 4 ड्रैगन अचानक जीवित हो गए और कॉल्ड्रॉन के चारों ओर तैरने लगे। अंत में वे आकाश में उड़ गए और कॉल्ड्रॉन में उड़ गए, बी एंड डेमन फायर के साथ फ्यूज हो गए और विनोद खुराना को ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत करने में मदद की। जैसा कि एक प्रसिद्ध कॉल्ड्रॉन से अपेक्षा की जाती थी, ये बहुत चमत्कारी था। लेकिन विनोद खुराना ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ब्लैक आयरन वुड गतिहीन रहा। विनोद खुराना का माथा पसीने से तर था और वो बुदबुदाया, असंभव, मैं आध्यात्मिक लकड़ी के एक टुकड़े को कैसे परिष्कृत नहीं कर सकता। भाई विनोद, आप इसे अभी खत्म कर सकते हैं, रोशन सिंघल ने कहा। विनोद खुराना अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने रोशन सिंघल की बातों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि रोशन सिंघल बहुत मिलनसार लग रहे थे, लेकिन ये मत भूलिए कि वो कौन थे। वो प्राचीन पवित्र राजा के प्रत्यक्ष वंशज थे। उनकी स्थिति असाधारण थी। रोशन सिंघल की बातों के खिलाफ जाना मौत की सजा देने के समान था। क्षमा करें, मैं इसे पूरा नहीं कर सका, विनोद खुराना ने माफी मांगते हुए कहा। ठीक है, रोशन सिंघल ने सिर हिलाया। विनोद खुराना एक हारी हुई अभिव्यक्ति के साथ चले गए और एक और कीमियागर ने ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही दूसरा कीमियागर भी विफल हो गया। फायर किलिन ने फुसफुसाया, ब्लैक आयरन वुड एक प्राचीन दिव्य लकड़ी है और ये आग के लिए प्रतिरोधी है। परिष्करण विधि की भी बेहद सख्त आवश्यकताएं हैं। ब्लैक आयरन वुड से दिव्य तरल निकालना इतना आसान कैसे हो सकता है? रोशन सिंघल प्राचीन पवित्र सम्राट के वंशज हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारे उच्च स्तरीय कीमियागरों को जानना चाहिए। जाहिर है वे लोग भी इसे नहीं निकाल सकते। इन छोटे फ्राइज के बारे में अभी भी कल्पनाएं हैं। कितना हास्यास्पद है। रुद्रसेन ने फायर किलिन को मात मारी, उसे चुप रहने के लिए कहा। बस इसे अपने दिल में रखिए और इसे जोर से न कहिए। अगर उन कीमियागरों ने इसे सुना तो वे आपकी खाल उतार देंगे। वे कीमियागर साधारण लोग नहीं थे। फायर किलिन रुद्रसेन की लात से बहुत असंतुष्ट था और उसने रुद्रसेन पर अपने दांत निपोरे। ये किस प्रकार का आत्मिक जानवर है? ये बहुत प्यारा लग रहा है। शिलेना ने आग किलिन को देखकर उसे गले लगाना चाहा। फायर किलिन ने अपनी आंखें घुमाईं और शिलेना को अपने पंजों से पकड़ने की कोशिश की। होंग शिनेर इतना डर गया कि उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। ये आदमी बहुत उग्र है, इसे उकसाओ मत, रुद्रसेन ने कहा। शिलेना ने सिर हिलाया और फायर किलिन को देखते हुए सूंघा। फायर किलिन की अभिव्यक्ति काफी उदास थी।
पास्ट में डिवाइन बीस्ट लॉर्ड फायर किलिन, जो 3000 प्रांतों में बहता था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे प्राचीन पवित्र भूमि के पवित्र भगवान को भी भगवान कहना पड़ता था, वास्तव में एक युवा लड़की द्वारा प्यारा कहा जाता था। फायर किलिन को टोफू के खिलाफ अपना सिर पीटने और मर जाने की इच्छा थी। कीमियागरों ने एक के बाद एक कोशिश की, लेकिन वे सभी विफल हो गए। वे ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। इस समय रोहिणी बाहर चली गई। क्या आप हेवन लेक डिवाइन लैंड से हैं? रोशन सिंघल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। रोहिणी खुश हुई और बोली, हाँ, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे अभी भी याद रखेंगे। कुछ समय पहले रोहिणी, राजनी और अन्य अपने वरिष्ठों के पीछे तीसरी मंजिल पर गए थे, तब रोशन सिंघल भी तीसरी मंजिल पर थे। हाँ, रोशन सिंघल ने सिर हिलाया और कहा, चलो शुरू करते हैं। हाँ, रोहिणी ने खुशी से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे रोशन सिंघल का याद रखा जाना एक बड़ा सम्मान था। रोहिणी ने एक औषधीय कढ़ाई निकाली। ये भी एक बहुमूल्य औषधीय कढ़ाई थी जिसे ब्लड आयरन कॉल्ड्रॉन कहा जाता था। ये पूरी तरह से खून से लाल था। इसके बाद रोहिणी ने अपनी लौ निकाली और एक नीली लौ बाहर निकल गई। नीली लौ अर्थ फ्लेम रैंकिंग में 36वें स्थान पर है। कई लोग चौंक गए। ये एक बहुत ही भयानक अर्थ फ्लेम थी जो गहरे भूमिगत स्थित थी। इस प्रकार की अर्थ फ्लेम को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल था। अनगिनत लोगों ने ब्लू हार्ट फ्लेम को परिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और लपटों से जलकर मर गए। हालांकि रोहिणी वास्तव में इस प्रकार के उच्च स्तरीय अर्थ फ्लेम को परिष्कृत करने में सक्षम थी। वो वास्तव में एक प्राचीन पवित्र भूमि की उत्तराधिकारी होने के योग्य थी। मॉन्स्ट्रस फायर मॉन्स्टर के शरीर के अंदर की लौ है। अर्थ फ्लेम मुख्य दुनिया की गति से उत्पन्न लौ है। मॉन्स्ट्रस फायर और अर्थ फ्लेम एक ही तरह की लौ है और कई लोग इसे परिष्कृत कर सकते हैं। मॉन्स्ट्रस फायर एक समान लौ है जो सभी मॉन्स्टर जानवरों के पास होती है। इन जानवरों को मारने से लौ दूर हो सकती है। अर्थ फ्लेम एक समान लौ है। कई जगहों पर एक ही तरह की अर्थ फ्लेम हो सकती है और जब तक आप इसे खोजते हैं तब तक आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं। रोहिणी ने ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत करने के लिए ब्लू हार्ट फ्लेम निकाला, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि ब्लैक आयरन वुड बिल्कुल भी नहीं हिला। रोहिणी केवल हार मानकर पीछे हट सकती थी। रोहिणी के बाद याहवीर चहल भी बाहर चले गए। याहवीर चहल ने एज्यूर ओशन कॉल्ड्रॉन का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह समुद्र में गहरे पाए जाने वाले एक प्रकार के दिव्य औयद से बना था और बेहद प्रसिद्ध था। जहां तक याहवीर चहल की लौ की बात है तो ये 29वें स्थान पर थी, रेड ब्लड डेमन ड्रैगन फायर। इस प्रकार की डेमन फायर असाधारण रूप से मजबूत थी। डेमन फायर की गहराई में एक डेमन ड्रैगन था जो दहाड़ रहा था और आकाश को हिला रहा था। रेड ब्लड डेमन ड्रैगन को ड्रैगन कुल के साथ फायर डेमन कुल के मिलन से उत्पन्न एक जाति कहा जाता है। हालांकि ये शुद्ध ड्रैगन वंश नहीं था, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन कुल का वंशज था और बहुत मजबूत था। कॉल्ड्रॉन से ड्रैगन की दहाड़ आई जब रेड ब्लड डेमन ड्रैगन ने ब्लैक आयरन वुड को जलाया, लेकिन ब्लैक आयरन वुड बिल्कुल भी नहीं हिला। ये कैसे हो सकता है? याहवीर बहुत अनिच्छुक था। वो ब्लैक आयरन वुड से दिव्य तरल निकालना चाहता था। वो न केवल लाइफ के ट्री से पत्ता प्राप्त कर सकता था, बल्कि वो इस अवसर का उपयोग रोशन सिंघल के साथ दोस्ती करने के लिए भी कर सकता था। लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ था। याहवीर पीले चेहरे के साथ पीछे हट गया। बड़ी बहन, जाओ और कोशिश करो। आपकी पर्पल गोल्ड ब्लेजिंग स्काई फायर सफल हो सकती है, रोहिणी ने कहा। राजनी ने थोड़ा सिर हिलाया। वो बाहर निकल गई। तो ये रजनी है। रोशन सिंघल ने रजनी को पहचाना, जो खूबसूरत और प्रतिभाशाली दोनों थीं। वरिष्ठ भाई रोशन, मुझे कोशिश करने दो, रजनी ने अपनी कढ़ाई निकालते हुए कहा। कढ़ाई एक उग्र लाल कढ़ाई थी और कढ़ाई पर एक फीनिक्स खींचा गया था। स्वर्ग, ये फीनिक्स कॉल्ड्रन है। ये वो कढ़ाई है। किंवदंतियों के अनुसार फीनिक्स कढ़ाई एक प्राचीन पवित्र सम्राट द्वारा बनाई गई थी। वो प्राचीन पवित्र सम्राट फीनिक्स कढ़ाई को 190 दिव्य कढ़ाई में बदलना चाहता था, लेकिन वो असफल रहा। हालांकि भले ही वो असफल रहा, फीनिक्स कढ़ाई अभी भी पौराणिक 108 दिव्य कढ़ाइयों के बहुत करीब है। किसी ने आश्चर्य से कहा। सभी के चौंकने के बीच रजनी ने अपनी लौ निकाल ली। ये एक प्रकार की बैंगनी सोने की लौ थी जो एक महान आभा का उत्सर्जन करते हुए जमकर उछल पड़ी। ये पृथ्वी की लपटों की सूची में दूसरे स्थान पर है। बैंगनी सोना धधकती आकाश लौ। कई लोग हांफने लगे। 72 पौराणिक आकाशीय लपटों के अलावा ये सभी लपटों में दूसरे स्थान पर था। कई लोगों ने इसे परिष्कृत करने के लिए भूमिगत दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी आग की लपटों के समुद्र में मर गए थे। रोशन सिंघल की पलकें फड़कते हुए उन्होंने कहा, रजनी, जैसा कि युवा पीढ़ी के एक उत्कृष्ट कीमियाकार से उम्मीद की जाती है, कृपया शुरू करें। रजनी ने सिर हिलाया और काले लोहे की लकड़ी को परिष्कृत करने के लिए फीनिक्स कॉल्ड्रन और पर्पल गोल्ड ब्लेजिंग स्काई फ्लेम का उपयोग करना शुरू किया। फायर किलिन फुसफुसाया, उस छोटी लड़की के पास कुछ कौशल है। रजनी ने कहा, आपकी प्रशंसा प्राप्त करना आसान नहीं है।
ये आसान नहीं है, रुद्रसेन फुसफुसाए। रजनी ने ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत करने के लिए अपनी वायलेट गोल्ड स्काई रेंडिंग फ्लेम्स का एक्टिवेट किया, लेकिन बहुत जल्द रजनी को पता चला कि ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत करना इतना आसान नहीं था। उसने अपनी लपटों का तापमान बढ़ा दिया और साथ ही फीनिक्स प्रेशियस कॉल्ड्रन को एक्टिवेट कर दिया। फीनिक्स प्रेशियस कॉल्ड्रन पर उकेरा गया फीनिक्स जिंदगी में आया और रजनी के साथ ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत करने के लिए फीनिक्स की लपटों को उगलते हुए कढ़ाई में उड़ गया। हालांकि ब्लैक आयरन वुड अभी भी नहीं हिला। मैं असफल रहा, रजनी ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, रजनी भी फेल हो गई। ये फीनिक्स कॉल्ड्रन और पर्पल गोल्ड ब्लेजिंग स्काई फ्लेम का संयोजन है, लेकिन ये अभी भी विफल रहा। काले लोहे की लकड़ी को और कौन परिष्कृत कर सकता है? काले लोहे की लकड़ी को परिष्कृत करना असंभव है ना? कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। रोशन सिंगल ने आह भरी। उसे काले लोहे की लकड़ी के दिव्य तरल की आवश्यकता थी, लेकिन कई लोग इसे निकालने में विफल रहे थे। असहाय महसूस करते हुए उन्होंने कहा, यह ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो रजनी। रजनी ने थोड़ा झुककर पीछे हट गई। रोशन सिंगल ने काले लोहे की लकड़ी को दूर रखा और जाने ही वाले थे। इसी समय एक आवाज अचानक सुनाई दी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे आजमा सकता हूं? बेंत की मार। सभी की निगाहें बोलने वाले की ओर मुड़ गईं। सभी को पता चला कि यह वास्तव में एक युवा था। वो कौन है? यहां तक कि रजनी भी असफल हो गई और वो अभी भी कोशिश करना चाहता है। क्या वो भी एक प्राचीन पवित्र भूमि का शिष्य है? मुझे नहीं लगता कि उन प्राचीन संगठनों में उनके जैसा कोई है। कुछ लोग रुद्रसेन की ओर इशारा करते हुए एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। तुम भी कोशिश करना चाहते हो? रोहिणी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम भी एक कीमियाकार हो? पीएफएफ, यहां तक कि एक छोटे देश में कीमियाकार भी हैं? क्या वो एक कीमियाकार का प्रशिक्षु है या वो सीनियर रोशन भाई का ध्यान आकर्षित करना चाहता है? यहां खुद को मूर्ख मत बनाओ। छोटी बहन शांत रहो। रजनी ने नाखुशी से रोहिणी की ओर देखा, फिर रुद्रसेन की ओर माफी मांगते हुए। रुद्रसेन ने थोड़ा सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। ये छोटा भाई कौन है? रोशन सिंगल ने रुद्रसेन की ओर देखा। बड़े भाई रोशन, ये बच्चा इस छोटे देश वज्र देश से है। हो सकता है कि उसने कुछ दिनों तक कीमिया का अध्ययन किया हो, लेकिन हम नहीं जानते कि उसने अपनी लॉ को परिष्कृत किया है या नहीं। मुझे लगता है कि वो सिर्फ सीनियर रोशन भाई का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। बड़ी बहन यावीर चहल और रोहिणी बहुत ज्यादा हैं, शैलेना ने अपनी नाक से कोड़कर कहा। प्राचीन पवित्र भूमि के शिष्य बहुत अहंकारी होते हैं और वो छोटे संगठनों के लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा वज्रदेश एक छोटा देश है जो सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों के नक्शे पर भी नहीं पाया जा सकता। सेनगोंगजी वज्रदेश से हैं, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उन्हें और भी निचली दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा वे सभी विफल रहे हैं, लेकिन सेनगोंगजी अभी भी कोशिश करना चाहते हैं। उनके लिए उन्हें अपमानित करना सामान्य है, महिमा ने कहा। कई लोगों ने, जिनमें केविन, जतिन और अन्य शामिल थे, उनकी ओर देखा। रोशन सिंगल ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। उन्हें नहीं पता था कि वो रुद्रसेन के कारण दुखी थे या यावीर चहल की रुकावट के कारण। रुद्रसेन ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? रोशन सिंगल ने सिर हिलाया और कहा, आओ और कोशिश करो। रुद्रसेन आगे बढ़े। उसने अपनी कढ़ाई निकाली। पुश! भीड़ ठहाका लगाने लगी। रुद्रसेन की औषधीय कढ़ाई एक नीलामी घर से खरीदी गई थी। यद्यपि वो हजारों सोने के सिक्कों के मूल्य की थी, लेकिन स्पष्ट रूप से इसकी तुलना अन्य लोगों की बहुमूल्य औषधीय कढ़ाई से नहीं की जा सकती थी। एक अच्छी कढ़ाई कई सांसारिक देशों को खरीद सकती है। ये औषधीय कढ़ाई का मूल्य था। उदाहरण के लिए यावीर चहल की डीप ओशन कढ़ाई कुछ ऐसी नहीं थी जिसे पैसे से मापा जा सके। ये डीप ओशन कढ़ाई ट्रू मार्शल कंट्री के आकार के 10 देशों को खरीदने के लिए पर्याप्त थी। रजनी के फीनिक्स ट्रेजर्ड कॉल्ड्रॉन के लिए इसके मूल्य का अनुमान लगाना असंभव था। ये एक आदिम दिव्य सम्राट द्वारा गढ़ा गया खजाना था और ये खून की बारिश करने के लिए पर्याप्त था। बच्चे, ये किस तरह की कढ़ाई है? क्या ये कीमती कढ़ाई भी हो सकती है? ये किस चीज से बना था? यावीर चहल ने रुद्रसेन की ओर एक फीकी मुस्कान के साथ देखा। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और यावीर चहल को ठंडे स्वर में देखा। फिर उसने अपनी बंद मुट्ठियों को ढीला किया और कहा, मनगढ़ंत दवा, एक कढ़ाई सिर्फ एक सहारा है। पुफ! आप अपने लिए बहाने खोजने में काफी अच्छे हैं। थोड़ी बेहतर कढ़ाई में अरबों सोने के सिक्के खर्च होते हैं। कुछ प्रसिद्ध कढ़ाइयों को सोने के सिक्कों से नहीं खरीदा जा सकता है और इसके लिए स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है। जहां तक उन कीमती कढ़ाइयों की बात है, यहां तक कि स्पिरिट स्टोन भी उन्हें नहीं खरीद सकते। आपकी खराब उपस्थिति को देखते हुए आप केवल एक औषधीय कढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग प्रशिक्षु कीमियागर द्वारा किया जाता है। रोशन सिंघल ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, भाई चेन, अगर आपको कुछ कहना है तो क्या आप बोलने से पहले भाई रुद्र के काम पूरा होने तक इंतजार कर सकते हैं? यावीर चहल ने कहा, मैंने गलत बात की। मुझे उम्मीद है कि सीनियर ब्रदर रोशन नाराज नहीं होंगे। रोशन सिंघल ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। यावीर चहल ने रोशन सिंघल की फटकार के लिए रुद्रसेन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रुद्रसेन की ओर ठंडी निगाहों से देखा।
क्या हम शुरू कर सकते हैं? रुद्रसेन ने रोशन सिंघल की ओर देखा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वह मेज के सामने खड़ा था क्योंकि रुद्रसेन ने ब्लैक आयरन वुड को कढ़ाई में रखा था। रुद्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि ब्लैक आयरन वुड को कैसे परिष्कृत किया जाए। ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत करने के लिए न केवल एक शक्तिशाली लॉ की आवश्यकता होती है, बल्कि सही विधि की भी। वास्तव में रजनी की स्काई रेंडिंग वायलेट गोल्ड फायर ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत कर सकती थी, लेकिन वह असफल रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रजनी को यह तरीका नहीं पता था। फायर किलिन ने रुद्रसेन पर अपनी आंखें सिकोड़ी और बुदबुदाया, आपने प्राचीन कीमिया देवता से 3000 शोधन विधियां सीखी हैं। यदि आप ब्लैक आयरन वुड से दिव्य तरल भी नहीं निकाल सकते तो ये बहुत निराशाजनक होगा। झपट्टा मारना। रुद्रसेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपनी उंगली फड़का दी। एक फीकी बैंगनी लौ बाहर कूद गई। वो किस तरह की लौ है? कई लोग हैरान रह गए। बेहोश बैंगनी? क्या ये 936वीं रैंक वाली वायलेट वॉइड फ्लेम हो सकती है? पुफ! जैसा कि एक छोटी सी जगह से किसी से उम्मीद की जाती है, यहां तक कि वह जिन लपटों को परिष्कृत करता है वह भी बहुत अलग है। कुछ लोगों ने उपहास किया। रुद्रसेन ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि उन्होंने मजाक उड़ाने वाली आवाजें नहीं सुनी हो। हर बार जब वह दवा को परिष्कृत करता था, उसका सारा ध्यान कढ़ाई पर होता था। उसने अपनी उंगली फड़ताई। पर्पल अर्थ कोर फ्लेम उड़ गई और ब्लैक आयरन वुड के चारों ओर लिपट गई। ब्लैक आयरन वुड जैसी प्राचीन दिव्य लकड़ी को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल था। ब्लैक आयरन वुड की सतह एक बहुत ही अजीब सामग्री थी जो आग और पानी से अभेद्य थी। हालांकि चूंकि ये एक आध्यात्मिक लकड़ी थी, इसे परिष्कृत करने का एक तरीका होना चाहिए। रुद्रसेन ने कुछ देर सोचा और एक तरीके के साथ आए। उन्होंने पर्पल अर्थ कोर फ्लेम को नियंत्रित किया और ब्लैक आयरन वुड के उसी क्षेत्र को जलाया। जब तक वह ब्लैक आयरन वुड की सतह की संरचना को नष्ट नहीं कर सकता, रुद्रसेन के पास ब्लैक आयरन वुड की शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति को अंदर से पूरी तरह से नष्ट करने का एक तरीका था। कोई भी सामग्री कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उसमें एक कमजोरी थी। रुद्रसेन का मन पूरी तरह से ब्लैक आयरन वुड और पर्पल अर्थ कोर फ्लेम में विलीन हो गया। पर्पल अर्थ कोर फ्लेम का तापमान लगातार बदल रहा था। हर सेकंड 30 अलग अलग तापमान बदलेंगे। ये कीमियागर के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। रुद्रसेन ने ब्लैक आयरन वुड पर भारी प्रभाव डालने के लिए 30 बारंबार तापमान परिवर्तनों की इस अति सूक्ष्म अवधि का उपयोग किया। ये प्राचीन कीमिया देवता द्वारा पारित किया गया एक तरीका था। यदि इसे चरम पर खेला जाए तो एक सेकंड में 10,000 अलग अलग तापमान परिवर्तन हो सकते हैं। यदि कोई इस स्तर तक पहुंच सकता है तो इन विभिन्न तापमान परिवर्तनों के प्रभाव से कोई भी सामग्री विघटित हो जाएगी। हालांकि रुद्रसेन की कल्टीवेशन और आत्मा शक्ति पर्याप्त नहीं थी। एक सेकंड में तापमान को 30 बार बदलने के लिए पर्पल अर्थ कोर फ्लेम को नियंत्रित करना सीमा थी। दवा को परिष्कृत करते समय अलग अलग तापमान टकराने से एक विनाशकारी शक्ति पैदा होती है। यही सिद्धांत भी था। सबकी निगाहें रुद्रसेन की ओर देखने लगीं। यहाँ वीर चहल, रोहिणी और अन्य लोग तिरस्कारपूर्ण थे। उन्हें नहीं लगता था कि रुद्रसेन सफल हो सकते हैं। बैंग! अचानक एक जोरदार आवाज हुई। मेज पर लगी कीमिया कढ़ाई एक सेकंड में स्काई फायर के 30 तापमान परिवर्तनों से बनी विनाशकारी शक्ति का सामना नहीं कर सकी। कीमिया कढ़ाई में विस्फोट हो गया। हा, जैसा कि एक अमूल्य कढ़ाई से उम्मीद की जाती है। उसने अभी इसे परिष्कृत करना शुरू किया और ये पहले ही फट गया। यहाँ वीर चहल ने तुरंत जोर से हंसा और उसकी आवाज में व्यंग्य मोटा था। अगर मैं होता तो अभी चला जाता। मैं खुद को मूर्ख बनाना नहीं चाहता, रोहिणी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। कई लोग रुद्रसेन की ओर इशारा कर रहे थे, खासकर कीमियागर। उन्होंने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। रुद्रसेन ने आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कढ़ाई नष्ट हो जाएगी। प्राचीन कीमियागर के परिष्कृत करने की विधि बहुत विनाशकारी थी। हर सेकंड 30 परिवर्तन साधारण कढ़ाई के लिए बहुत अधिक थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई मुझे एक कढ़ाई उधार दे सकता है। सपना देखें अपने लेवल के साथ क्या होगा अगर आप हमारी कढ़ाई को उड़ा दें। कई लोगों ने अपने होंठ कर्ल किए और तिरस्कार पूर्वक कहा। सेन गॉन्जी, मेरे फीनिक्स कॉल्ड्रॉन का उपयोग करें। रजनी ने अपना फीनिक्स कॉल्ड्रॉन निकाला। रजनी, इस तरह के व्यक्ति से परेशान होने की क्या जरूरत है? आप अपनी गरिमा खो देंगे, यह वीर चहल ने उदास भाव से कहा। रजनी ने भौएं सिकोड़ी और कहा, मुझे काम करने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है ना? मेरे रास्ते से हट जाओ। यह वीर चहल के हाव भाव भद्दे हो गए। उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्रसेन ने रजनी की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा। रजनी मुस्कुराई और कढ़ाई को मेज पर रख दिया। रुद्रसेन ने आग को नियंत्रित किया और उसे ब्लैक आयरन वुड के चारों ओर लपेट दिया।
उसने इसे कढ़ाई में डाल दिया। बस एक फ्लैश में फायर फीनिक्स को लगा कि उसने कुछ महसूस किया है और जीवंत हो गया। लपटें आकाश में उड़ गईं और पर्पल मिट्टी की आग के चारों ओर घूम गईं। इसने एक गूंजता हुआ फीनिक्स रोना उत्सर्जित किया। हो, ये क्या चल रहा है? जब रजनी ने फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को सक्रिय किया तो फायर फीनिक्स इतना सक्रिय नहीं था। क्या आपने इसे महसूस किया? ये मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। जैसा कि अपेक्षित था, ये फायर फीनिक्स कड़ाही की भावना है। ये कड़ाही के भीतर की शक्ति का उपयोग कर सकता है। फायर फीनिक्स कड़ाही के भीतर की शक्ति को पुनर्जीवित कर रहा है। क्यों? कई कीमियागर हैरान थे। रजनी ने भी फीनिक्स कीमती कड़ाही को सदमे में देखा। ये फीनिक्स कीमती कड़ाही उसकी कड़ाही थी और 10 साल तक उसके साथ थी। रजनी फीनिक्स ट्रेजर कॉल्ड्रॉन से बहुत परिचित थी। ये ठीक इसीलिए था क्योंकि वो फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को अच्छी तरह से समझती थी कि रजनी इस समय अतुलनीय रूप से चौंक गई थी, क्योंकि फायर फीनिक्स की शक्ति मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। यहां तक कि जब वो अपने मास्टर ने फीनिक्स ट्रेजर कॉल्ड्रॉन को सक्रिय किया तो फायर फीनिक्स इतनी शक्तिशाली ताकत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा इसी समय फायर फीनिक्स की ताकत अभी भी संघनित हो रही थी। ये आग है, ये उसकी लॉ थी। उनकी लॉ बैंगनी ईथर लॉ नहीं है जो 936वें स्थान पर है। रजनी ने तुरंत एक संभावना के बारे में सोचा। यहां तक कि उनका अपना पर्पल गोल्ड स्काई स्प्लिटिंग फायर भी फायर फीनिक्स को इस हद तक पुनर्जीवित करने में असमर्थ था। उस समय वो केवल प्राचीन पवित्र भूमि के बुजुर्गों की मदद से बैंगनी सोने की आकाश विभाजित लॉ को परिष्कृत करने में सफल रहा था। जहां तक रुद्रसेन का सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस फीकी बैंगनी लॉ का स्तर उसकी अपनी स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम से भी अधिक था? ये कैसे संभव हुआ? आखिरकार उसके पास केवल उसी तरह की पृष्ठभूमि थी। वो इतनी शक्तिशाली लॉ को कैसे परिष्कृत कर सकता है? रजनी ने चुपचाप अपनी लॉ को बुलाया। विभिन्न प्रकार की लपटें एक दूसरे को महसूस कर सकती थीं। एक उच्च स्तर की लॉ निचले स्तर की लॉ को दबा देगी। जब रजनी ने अपनी स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम को बुलाया, रजनी ने पाया कि स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम हिंसक रूप से कांप रही थी। स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम में एक फायर स्पिरिट थी। स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम की फायर स्पिरिट डर से कांप रही थी, मानो उसने किसी भयानक अस्तित्व का सामना किया हो। झपट्टा मारना। अचानक स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम ने रजनी के शरीर में ड्रिल करने की पहल की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रजनी स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम को बुलाने की कोशिश करती, स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम बाहर नहीं आती। स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम की फायर स्पिरिट भी रजनी के साथ अपने संबंध को जबरन काटना चाहती थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम एक शीर्ष स्तरीय धरती लॉ है। ऐसा शायद ही कभी होता है। क्या ये उसकी लॉ की वजह से है? ये निश्चित रूप से बैंगनी ईथर लॉ नहीं है। ये किस प्रकार की लॉ है जो वास्तव में मेरी स्काई स्प्लिटिंग पर्पल गोल्ड फ्लेम को इस हद तक डरा सकती है? रजनी के दिल में ऐसा लग रहा था मानो बड़ी बड़ी लहरें आसमान की ओर बढ़ रही हों। वो मदद नहीं कर सकी। वो रुद्रसेन को देख रही थीं। वो कौन है? क्या वो वास्तव में ट्रू मार्शल देश से है? रजनी का दिल असमंजस से भर गया। जैसा कि फीनिक्स कीमती कढ़ाई से उम्मीद थी, रुद्रसेन चौंक गए। फीनिक्स कीमती कढ़ाई का उपयोग करने के बाद वो कुछ बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। ये बदलाव इतना स्पष्ट था क्योंकि फीनिक्स ट्रेजर्ड कॉल्ड्रॉन का उपयोग करने के बाद ब्लैक आयरन वुड के खिलाफ पर्पल अर्थ कोर फ्लेम की विनाशकारी शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। ये फीनिक्स ट्रेजर्ड कॉल्ड्रॉन का पर्पल अर्थ कोर फ्लेम पर प्रभाव होना चाहिए। एक कढ़ाई जितनी शक्तिशाली होगी, वो एक कीमियागर की क्षमता को उतना ही बढ़ा सकती थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक निश्चित गोली को परिष्कृत करने के लिए एक साधारण कढ़ाई का उपयोग करता है, तो वे 10 में से एक बार भी सफल नहीं हो सकते। हालांकि यदि वो कढ़ाई का उपयोग करते हैं, तो वे 10 में से 10 बार सफल हो सकते हैं। ये कढ़ाई का प्रभाव था। चींक। अचानक एक गूंजने वाली फीनिक्स रोज सुनाई दी। फायर फीनिक्स की शक्ति को सीमा तक पहुंचा दिया गया। फायर फीनिक्स सीधे रुद्रसेन की पर्पल अर्थकोर फ्लेम में चार्ज हो गया और इसके साथ पूरी तरह से जुड़ गया। एक पल में पर्पल अर्थकोर फ्लेम की शक्ति 30 गुना बढ़ गई। पहले से 10 गुना वृद्धि सहित फीनिक्स ट्रेजर्ड कॉल्ड्रॉन ने पर्पल अर्थकोर फ्लेम की शक्ति को 300 गुना बढ़ा दिया। 300 गुना? क्या ये फीनिक्स कीम की कढ़ाई का प्रभाव है? रुद्रसेन अत्यंत चौंक गए। इससे पहले फायर किलिन ने उन्हें बताया था कि 108 कढ़ाइयां कितनी शक्तिशाली थीं। फीनिक्स कीमती कढ़ाई की तुलना 108 कढ़ाई से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस समय इसने रुद्रसेन की शक्ति को 300 गुना बढ़ा दिया। इससे पर्पल अर्थ कोर फ्लेम और ब्लैक आयरन वुड को परिष्कृत करने में लगने वाले समय में काफी वृद्धि हुई। हाँ,
अचानक रोशन सिंघल, कविन, जतिन, परी महिमा और 5-6 अन्य विशेषज्ञ चौंक गए। जब मेज पर फीनिक्स कीमती कढ़ाई को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। बड़ी बहन, क्या हुआ? शैलेना ने उत्सुकता से पूछा। परी महिमा ने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम्फ, शैलेना ने नाखुशी से सूंघा, लेकिन उसकी निगाहें रुद्रसेन पर टिकी थीं। समय समय पर वो फीनिक्स कीमती कढ़ाई को देखती थीं। क्या ये बच्चा वास्तव में ऐसा कर सकता है? वो हम सबका समय बर्बाद कर रहा है। यावीर चहल ने अपने होंठ कर्ल किए और तिरस्कार पूर्वक कहा। हाँ, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो जल्दी से इसे खत्म करो, समय बर्बाद मत करो, रोहिणी ने कहा। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। कुछ मजबूत किसानों ने कढ़ाई में बदलाव देखा था जब उन्होंने यावीर चहल और रोहिणी के रुद्रसेन के प्रति तिरस्कार को सुना। रोशन सिंघल ने उन्हें ठंडे स्वर में देखा और कहा, चुप रहो वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सूश। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शून्य कांप उठा और काले कपड़ों में 2 रहस्यमयी लोग बाहर चले गए। कई लोग हाँप उठे। क्या वे रोशन सिंघल के अंगरक्षक थे? क्या वे शून्य में छिपे हुए थे? कोई उन्हें खोज नहीं पाया। काले रंग के वे 2 लोग कितने भयानक थे। जब उन्होंने काले रंग के 2 लोगों को देखा तो यावीर चहल और रोहिणी इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। रोशन सिंघल अभी भी थैंक्स लेक झील दिव्य भूमि और अग्नि महल दिव्य भूमि की प्रतिष्ठा की परवाह करते थे। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और काले रंग के 2 लोग चुपचाप गायब हो गए। कई लोगों को लगा कि उनकी खोपड़ी नन्न हो गई। ये किस प्रकार की तकनीक थी? वे पूरी तरह से चुप थे और शून्य में छिपे हुए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रोशन सिंघल यावीर चहल और रोहिणी को इस तरह फटकारेंगे। आखिरकार वे दोनों प्राचीन पवित्र भूमि के उत्तराधिकारी थे। दूसरे नहीं समझ पा रहे थे कि रोशन सिंघल ऐसा क्यों करेंगे, इसीलिए उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। दवा की कढ़ाई में बदलाव को देखने वाले कुछ शीर्ष विशेषज्ञ ही जानते थे कि रोशन सिंघल ऐसा क्यों किया। यावीर चहल और रोहिणी निश्चित रूप से रोशन सिंघल से ईर्ष्या करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे प्राचीन पवित्र भूमि के साधारण शिष्य थे। वे बाहर ऊंचे और शक्तिशाली थे, लेकिन प्राचीन पवित्र भूमि में उनकी स्थिति बहुत ऊंची नहीं थी। रोशन सिंघल प्राचीन पवित्र सम्राट के प्रत्यक्ष वंशज थे। यहाँ तक कि प्राचीन पवित्र सम्राट भी रोशन सिंघल के प्रति विनम्र थे। उनके जैसे सामान्य शिष्यों की तो बात ही छोड़ दें, वे ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसीलिए यावीर चहल और रोहिणी ने रुद्रसेन से नफरत की। अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो रोशन सिंघल हमें क्यों फटकारते? उन दोनों ने रुद्रसेन को ठंडी निगाहों से देखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।